बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मार्केट क्या करें समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल आज फिर एक ख़राब दिन मार्केट के लिए, और इसलिए क्योंकि आज फिर मिड कैप गिर गए। देखिए आप, 0.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे। निफ्टी सुबह जब मैं और वीरू शो कर रहे थे तो कल का हाई क्रॉस कर रहा था, लग रहा था कि वर्स्ट इज़ ओवर, लेकिन नहीं, किसी की नज़र लगी हमारी बाज़ार को। ये चीज़ तो साफ़ है, जिस तरीके से मार्केट गिरा है पिछले कुछ दिनों में और जिस तरीके से आज वापस एडवांस डिक्लाइन ख़राब हुआ है, कुछ तो ख़राब है। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। वीरू और श्रेया रहेंगे मेरे साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। गुड आफ्टरनून। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 130 पॉइंट फिसलकर 25,850 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट कमज़ोर। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी सारी बढ़त गंवाई। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पर सटीक। सिल्वर की कीमतों में तेजी से भागा हिंदुस्तान जिंक, करीब 5% चढ़ वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं उड़ानों में 10% कटौती के बाद इंडिगो 2.5% कमजोर। उधर स्पॉटलाइट टाटा स्टील में अच्छी मजबूती और ChatGPT वोल्टास SRF भी चढ़े। आज मेटल शेयर में सबसे ज़्यादा चमक। इंडेक्स 1.25% मजबूत। हिंडाल्को, JSW स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही फार्मा, ऑटो, एनर्जी में भी रौनक, लेकिन कैपिटल मार्केट और डिफेंस में कमजोरी। नहीं संभल पा रहा है केन्स टेक का शेयर। आज फिर करीब 10% फिसला। शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। कोटक सिक्योरिटीज ने शेयर को किया डाउनग्रेड। लक्ष्य भी 6180 रुपये से घटाकर 4150 रुपये किया। आज शुगर शेयरों में बढ़ी मिठास। बलरामपुर चीनी का शेयर 7% से ज़्यादा दौड़ा। साथ ही बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर और द्वारिकेश शुगर में भी 6 से 9% की तेजी। और शेयर बाजार में मीशो की दमदार एंट्री। 45% प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद शेयर करीब 54% तक चढ़ा। वहीं एकस में भी करीब 14% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और एक और ख़राब दिन मार्केट के लिए कहना होगा, मतलब अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी का दिन। वॉलेटिलिटी इज़ अ राइट वे टू डिस्क्राइब द मार्केट अभी के लिए, और काफ़ी वॉलेटाइल। कल निफ्टी, कल का हाई क्रॉस किया हमने, लेकिन उसके बाद टिके नहीं। देखिए आज का हाई 25,947, लेकिन आज का लो देखिए 25,768। अच्छा, कल भी हमने यही लेवल मेंशन किया था, 25,768 फिबोनाची के हिसाब से। हालांकि कल हम उससे थोड़ा नीचे फिसल गए थे, 25,728 तक चले गए थे, लेकिन अभी तक हम कल के लो को बचा रहे हैं। मिड कैप सुबह चला, लेकिन उसके बाद फिर फिसल गया। और केन्स केन्स को देख के तो हंसी आती है सिर्फ एक्चुअली। कल जश्न मना रहे थे कुछ लोग, अब वो वापस गिर गया। आज फिर एक्सीडेंट हो गया इसमें, 9% फिर गिर गया आज। यहाँ पर सिर्फ एक सेक्टर है मेटल्स जहाँ पर आज चमक है। और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक भी लिया था हमने पहले, क्योंकि US फेड का फैसला आना है आज शाम को। वो एक सेंस बन रही है कि उससे पहले थोड़ी सी शायद मेटल्स में अभी भी चमक बाकी है। और ये इनफैक्ट अगर आप पूरा मेटल्स इंडेक्स देखें अगर, तो वो इकलौता एक इंडेक्स है जिसने आज आपको फिर भी ठीक ठाक तेज़ी के ट्रेड्स दिए हैं। जैसे हम मेंशन कर रहे थे, सुबह का बिग स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर F&O का टॉप गेनर है, अब करीब 5% ऊपर है। और सुबह हमने मेंशन किया था, याद होगा आपको, बाजार हिंदुस्तान जिंक, कॉपर नहीं, हिंदुस्तान जिंक। कॉपर तो गिर गया, हिंदुस्तान जिंक, हाँ, ये 5% ऊपर। खैर एनीवे, लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है और मार्केट में ऊँट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट में आपने कहा लग रहा है किसी की नज़र लग गई। मैं भी वही सोच रही थी कि अब यहाँ पर भी पूजा पाठ की स्थिति लग रहा है आ गई है, लेकिन बस क्लियरली मेटल एज अ स्पेस ही चला है आज। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी जिस तरीके से गिरावट हुए, ब्रेथ में रसाकसी। लेकिन सवाल है कि ये रैली टिकती ही नज़र नहीं आ रही है। दिक्कत क्या है मार्केट की, क्यों नहीं चल पा रहा मार्केट? देखिए श्रेया, एक होता है कि मार्केट में रैली नहीं हो रही, एक होता है मार्केट में ट्रेंड नहीं है।
इस समय अगर आप देखें एक बार ना निफ्टी का आप जरा, मैं कहूँगा 3 महीने का चार्ट देखिए जरा एक बार। ये देखिए, ये 3 महीने का निफ्टी का चार्ट है। 3 महीने में हम वहीं हैं मोर और लेस, मतलब 3% के करीब के मूव हैं। उसमें अगर उसमें भी एक पार्ट तो था जिसमें ऑलरेडी एक बड़ी रैली आई थी, लेकिन अगर आप पिछले 40 दिन के करीब का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर वन वे गिर रहा हो ना तब भी लोग पैसा बना सकते हैं। वन वे गिरता है मार्केट, उसमें भी आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। इवेंचुअली गेम क्या है, इवेंचुअली तो पैसा बनाना है, चाहे कैसे भी पैसा बनाना हो। अगर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है तो शॉर्ट करके सही, लेकिन दिक्कत क्या है कि मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल हो गया इस समय ना। इस बाज़ार में लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ जो लोग बहुत मतलब रेयरली यूज़ करते हैं। कहीं मुझे किसी ने कहा कि बाज़ार सड़ चुका है। बिल्कुल, मतलब इस समय ऐसा हो चुका है बाज़ार, और देख के नफरत होती है जैसे कि इस समय बाज़ार में। अब ये उस तरीके का मार्केट हो गया है और हर 2 दिन में ट्रेंड बदल रहा है। आप देखिए, फ्राइडे को हम एकदम शानदार तेज़ी में थे, फिर मंडे को इतना बुरा गिरे, कल लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आ गई, आज हायर लेवल से हम फिर गिर गए। तो ऐसी मार्केट में जहाँ कोई रैली नहीं टिकती, लेकिन होता क्या है, वो एक मीम आया था ना कि जब मैंने ले लिया तो वो गिर गया, और जब वो गिर गया तो मैंने बेच दिया, और मेरे बेचते ही वो वापस ऊपर आ गया। तो ये वो वाली मार्केट है जिसमें जहाँ पर आप जो ट्रेड ले रहे हैं मार्केट उसका उल्टा करके दे रहा है आपको। और ये सब तब हो रहा है जब मार्केट में कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है इस मार्केट में, ऐसा कुछ ख़राब नहीं आया है। ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशन मार्केट की कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है, या मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा चल चुका है मार्केट जो उसको थोड़ी सी एक रीसेटिंग की ज़रूरत थी। तो कुछ तो है जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ तो है जो मार्केट को डरा रहा है, और ये हमें पता नहीं है अभी। लेकिन जो भी है, जिस भी कारण से है, निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर सपोर्ट जोन है 25,700 750 का। आज का लो 25,768 है, कल का लो 25,728 था, और रेजिस्टेंस है 25,900 से 25,950। आज का हाई, कल का हाई, दोनों यहीं पर प्लेस्ड हैं। श्रेय, मेरा ये मानना है कि अब ये बैटल जो है ना, ये इन 2 पॉइंट्स की है। या तो 25,700 750 टूट जाए आपका डिसाइसिवली, बाय द वे हम वापस उस तरफ जा रहे हैं डेलो की तरफ, या फिर आपका 25,900 से 25,950 क्रॉस हो जाए। इनमें से जो भी जीतेगा उसको 400-500 पॉइंट मिल जाएंगे मार्केट में इस समय। ये एक सेंस बन रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसको देखकर। अब बैंक निफ्टी देखिए, कल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, आज बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म कर दिया। आज बैंक निफ्टी को गिराने में सबसे ज़्यादा हाथ, निफ्टी को गिराने में सबसे ज़्यादा हाथ बैंक निफ्टी का है। कल रिकवरी में बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 58,700 से 58,800 के करीब का सपोर्ट है, और 59,300 से 59,400 के करीब की रेजिस्टेंस है। लेकिन टफ है मार्केट, और सच बताऊँ ना, फेजेस वाली मार्केट है। ये वाला फेज़ है जिसमें पैसा बनाने से ज़्यादा शायद पैसा बचाने पर फोकस करें तो वो बेटर रहेगा। आप स्टॉक स्पेसिफिक देख लीजिए आप, बिहेवियर कैसा हो रहा है। कल दोपहर को अगर आपने बाई चांस केन्स या इंडिगो में अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन छोड़ दी होती, आज सुबह बुत बन गया होता आपका। तो ऐसे में मतलब मार्केट थोड़ा सा आपको पनिश कर रहा है। खैर वीरो, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा आज का? अनुज, 2-3 स्टॉक्स थे, लेकिन पिछले 15-20 मिनटों में वो भी उतारा और रन में भी, मतलब जो थोड़ी बहुत लॉन्ग्स थी वो भी अगर आप देखें कट रही है। तो नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बट स्टिल अगर आप देखें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है उसमें पहला एक स्टॉक आता है, दैट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी तक आज की बाजार की वोलेटिलिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। 1,000 रुपये पे ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे, वेल सपोर्टेड बाय लॉन्ग्स, वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन, और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ डिसाइसिवली। 10 डेमा का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी तक लास्ट 18 नवंबर से लेकर अब तक इसने नॉट अ सिंगल डे 10 डेमा वायलेट किया। यानी अगर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा है SRF, अनुज, आज आपने भी जिक्र किया था केमिकल स्पेस का, और ये भी अपनी एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी, लोअर ट्रेजेक्टरीज में, मतलब लोअर जोन्स पे एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी थी, उससे बाहर निकलता हुआ आज अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100 डेमा को पार करता हुआ और डे हाई पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और अभी भी अगर आप देखें लॉन्ग्स जो हैं यहाँ पर सेटल्ड नजर आ रहे हैं। और एक रखूंगा मैं, दैट्स कमिंस। आई मीन जस्ट लाइक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इन बैंकिंग, कमिंस कैपिटल गुड स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर 4551 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में 10 डेमा नहीं टूट रहा था, यहाँ पे 20 डेमा एक क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है 4551, और हम डे हाई पे ट्रेड करते हुए इस वक्त ऑलमोस्ट, मतलब जहाँ स्ट्रेंथ है वही है। अनुज, आज निफ्टी IT 3/4% नीचे। आज सुबह हम US मार्केट और पॉसिबली फेड क्या करेगा उस पर हम चर्चा कर रहे थे, हॉर्मोज की भी चर्चा हुई थी। अब मान लीजिए हम अनुज यहाँ पर 25,700 या 25,750 के बीच में क्लोज भी हो जाए, निफ्टी बैंक इसी 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो जाए, और US में हमें एक रेट कट मिले,
मतलब कैसे डील करना चाहिए आज के सेशन को, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि यूएस में आपको एक 25 बेसिस पर कट मिले, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कल हमारे प्राइस बिहेवियर पे इनफैक्ट? बिल्कुल वीरू। अच्छा, उससे पहले एक जरा स्टॉक देख लेते हैं एक बार। डिक्सन टेक एक बार इंटरडे लेकर आइए जरा। एकदम से ये स्टॉक गिरा। हम एक्चुअली कल डिस्कस कर रहे थे, कल या परसों की, वो जो रिस्क ओपन हो रहे थे, वो यूबीएस की रिपोर्ट भी हमने डिस्कस की थी। लेकिन मार्केट अपने पेस पर रिएक्ट करती है स्टॉक्स पर। इस पर मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ईएमएस स्पेस पर पूरी की पूरी। लेकिन वीरू, आपका सवाल आईटी स्पेस पर है। देखिए, आईटी में मेरा मानना ये है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर फेड कट्स रेट और नॉट, इस समय एक रिलेटिवली छुपने की जगह है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर रेट कट आ गया तो अच्छी बात ही है। प्लस यूएस की इकोनॉमी ठीक ठाक ग्रो कर रही है और यहाँ पर एक खास तौर से लार्ज कैप आईटी में स्टॉक्स जो हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही हैं, मोर और लेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पिछले 4-5 साल के वैल्यूएशंस हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जब एक अच्छा सेक्टर इस तरीके के वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो तो आपको नॉर्मली उसमें अपना कुछ एक्सपोजर रखना चाहिए। अब वो आज फेड क्या करेगा, उसके बाद कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कहना थोड़ा सा इस समय व्यू मेरे लिए टफ होगा। लेकिन मेरा व्यू जो है कंस्ट्रक्टिव है इस समय, अगर आप लार्ज कैप आईटी की इन पर्टिकुलर बात करें तो, बिकॉज हम इस समय 200 डे मूविंग एवरेज पर हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्रेया को भी जोड़ लेते हैं शो में। बिल्कुल सर, अभी आपने जो जिक्र किया ईएमएस स्पेस को लेकर, सवाल भी मेरा उसी पर है, क्योंकि जिस तरीके से टूट रहे हैं, केन्स तो एक्सीडेंट ऑफ द डे है ही, डिक्सन 6.5% का डेंट इस पर ही, पूरा स्पेस कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। अभी क्या व्यू बन रहा है ईएमएस स्पेस को लेकर? बिल्कुल। और देखिए, डिक्सन जिस तरीके से गिरा, अब देखिए केन्स का फिर भी समझ में आता है। केन्स में, और मैं सच बताऊं ना, ये मैं आपको याद है, मैं सुबह एक बात कह रहा था कि हमें हर मुंह नहीं पकड़ना चाहिए। क्या मतलब, क्या मिल जाए कल का अगर आपने वो पकड़ भी लिया केन्स में, अगर वो, तो क्या हो गया? वो एक इतना ओवरसोल्ड स्टॉक था, एक दिन की रिकवरी आ गई तो उसमें क्या पहाड़ वो तोड़ लिया किसी ने। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी रैली में लोग फंसते हैं। जो कल की रैली हुई ना, और इसीलिए मैं ऐसी रैली को बिल्कुल वो नहीं देता हूँ, तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग फंसते ही ऐसी रैली में। अब आज देखिए ये वापस 9% के करीब नीचे आ गया। अब डिक्सन है फॉर एग्जांपल, डिक्सन देखिए आप किस तरीके से, अब जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, एक्चुअली फ्रैंकली ये चुकाने वाली नहीं है गिरावट ये, क्योंकि ये तो मार्केट, ये तो किसे कहते हैं ना कि एक होता है कि सपोज आप लोनावला गए, है ना, वहाँ पर एक फेमस पॉइंट है टाइगर पॉइंट, है ना। वहाँ टाइगर पॉइंट पे अब तो खैर उन्होंने वो लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं, बैरिकेड कर दिया उसको पूरी तरीके से। वरना क्या होता था कि बहुत लोग जाके ना वहाँ पे जैसे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब उसमें कहते हैं कि नहीं अभी तो हवा नहीं आ रही है तो हम खिंचवा सकते हैं। आप वेट कर रहे हैं क्या कि हवा आएगी, क्योंकि हवा आएगी तो आप गए ना। तो ये क्या है ना, ये सारे के सारे स्टॉक्स उस वैल्यूएशन पर थे जहाँ पर इनको एक पुश की ज़रूरत थी, बस एक पुश की ज़रूरत थी। वो पुश इनको मिल गया और किसी भी रीज़न से मिला। अब डिक्सन पर वो जो जेबी वाली बात हो रही है, जो यूबीएस भी कह रहा है, जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट थी उसका मार्केट ने अब संज्ञान लिया है, पता नहीं मुझे। केन्स टेक के अपने खुद के दिक्कतें हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो पता नहीं कब से दिक्कत में है, 2 क्वार्टर से दिक्कत में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अंबर की भी अपनी अलग दिक्कतें हैं बेसिकली। तो क्या होता है जब कोई सेक्टर ना, जब सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड जब इस तरीके से आने लग जाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई थी, इसमें जब 3-4 स्टॉक्स एक साथ एफ में ऐड कर दिए गए थे, उसके बाद से सेक्टर ने चलना बंद कर दिया। क्योंकि आई थिंक एक और चीज़ ये भी थी कि बहुत लोग काफ़ी समय से इस स्पेस को शॉर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, इंटरडे दिखाइएगा प्लीज सबके, क्योंकि लेकिन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक डिक्सन ही था और डिक्सन स्ट्रॉन्ग स्टॉक था। उसके बाद जब से ये सब ऐड हुए, ये एक साथ ऐड हुए थे सारे, पीजी, आई थिंक केन्स, अंबर, ये सारे के सारे तीनों आई थिंक एक साथ ऐड हुए थे। तो लोगों को एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ मौका मिल गया इन स्टॉक्स में वापस सॉर्ट ऑफ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का, क्योंकि ये महंगा सेक्टर था और तब से इन स्टॉक्स ने चलना बंद कर दिया। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अभी इस स्पेस में ना सेलेक्टिवली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सेलेक्टिवली। लेकिन अगर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो मत करिए, वो आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे केन्स के केस में, ना पीजी के केस में, ना डिक्सन के केस में कभी नहीं कर पाएंगे। आपकी अप्रोच ये हो सकती है कि मैं इस स्पेस पर पॉजिटिव हूँ और मैं गिरावट में बाइंग कर रहा हूँ, तो आप SIP करें, वो करें। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से ढूंढना है तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो यहाँ पर एक ही ट्रेड है, जहाँ पे भी रैली फेल हो वहाँ पे आप इनको शॉर्ट करें। चलिए मैं फटाफट आपको आज के रफ्तार के घोड़े और फैसिलिटी स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फैसिलिटी स्टॉक्स की बात करते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे है। केन्स कल जश्न मनाया, आज मातम छाया यहाँ पर,
और कोटक की रिपोर्ट के बाद से ऑब्वियसली ये स्टॉक गिरा। आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद इसका इंटरडे दिखाइएगा प्लीज़, ये सारे स्टॉक्स का। इंडिगो को भी आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में नेगेटिव में रखा था, और इंडिगो भी आज देखिए आप किस तरीके से गिरा। सुबह हालांकि खुला ग्रीन में था, लेकिन उसके बाद 3% गिरा। रफ्तार के घोड़े हिंदुस्तान जिंक, चांदी की रिकॉर्ड तेज़ी का फ़ायदा यहाँ पर मिलना था, सुबह हमने एक्सप्लेन भी किया था, और ये स्टॉक अभी भी डट के खड़ा हुआ है 4.5-5% ऊपर। और एयू बैंक जो इस समय नए ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर भी आप देखें तो न्यूज़ के बाद से लगातार तेज़ी है, और ये स्टॉक अपने लो से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इसी साल, तो शानदार तेज़ी यहाँ पर। चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा हाई साइड से फिसला है, तो नेगेटिव यानी कि जिन स्टॉक्स पर ज़्यादा डेंट पड़ा है उनसे शुरुआत कर लेते हैं। कहाँ आज सबसे ज़्यादा गिरावट, और वो स्टॉक्स हम डिस्कस भी करते हैं। इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन जैसा कि चर्चा हो रही थी, आज काफ़ी पेन में है। इसको बिग स्टॉक्स में रेड में भी लिया गया था, 3% का डेंट पड़ा है इस पर आज। इटर्नल टूट गया 2.5% के करीब। पिछले कुछ सत्रों से ये स्टॉक गिर रहा है। ट्रेंड रैली फेल हुई यहाँ पर 1% के नीचे, और HDFC बैंक भी अभी थोड़ा कमज़ोर नजर आएगा आपको, 1% के नीचे गिरावट। केन्स टेक देखिए 9% का इस पर डेंट, और कोटक की आज फिर से रिपोर्ट, रिड्यूस की कॉल, काफ़ी इसमें पेन है। पर्सिस्टेंट सिस्टम IT स्पेस थोड़ा दिक्कत में, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट। डिक्सन अगेन EMS स्पेस से 5.5% लुढ़क गया। आइनॉक्स विंड भी 3% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, मेटल स्पेस से अगर आप देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील है, 1.5% की तेजी इन दोनों ही स्टॉक्स में। आयशर मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है शुरुआत से ही। ऑटो स्पेस से ये स्टॉक अच्छा करता हुआ 2% की तेजी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में अगर आप देखें थोड़ी बहुत चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी। अगेन मेटल स्पेस से हिंजिंक बिग स्टॉक्स में शुमार, और शानदार रैली करीब 5.5% की तेजी सिल्वर हाई पर, और उसका फायदा हिंजिंग को होता हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए 3%। फ्रेश 52 वीक हाई टच किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। FDI लिमिट बढ़ाई गई है और इसका एक पॉजिटिव असर होता हुआ। वेदांता मेटल स्पेस है और ICICI प्रू भी 3% से ज़्यादा उछल गया है। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम भी समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर यतिन मोता बताएंगे आपको आज फिर से क्यों फिसला केन्स टेक। 2:25 पर मीशो की दमदार लिस्टिंग पर खास रिसर्च लेकर आएंगे हम। 2:35 पर मनीषा गुप्ता से जानेंगे चांदी में रिकॉर्ड तेजी क्यों जारी है। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी समझाएंगे आपको नवीन फ्लोरीन में तेजी क्यों है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में मसा जोड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर समझेंगे 2026 में सिटी का कहाँ कन्विक्शन दिख रहा है। 3:20 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इस बार मैं शॉर्ट दूंगा परसिस्टेंट का जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर लगता है। जो 3 दिन में जो गिरावट हुई है ना, लुक्स लाइक समथिंग इज रॉन्ग है। इतनी गिरावट 3 दिन में बहुत ज्यादा ही लगती है। अब ट्रेड कर रहे हैं परसिस्टेंट 6286 पर। मेरे ख्याल से 6150 का कोई स्टॉप, 6130 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 6000 का जोन भी देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट सेल आपका करीब 68083 पर सेल कॉल। मार्केट से डे लो 27757, अब हम हिट कर चुके हैं। निफ्टी IT अब 0.65% नीचे, तो एक IT पे शॉर्ट ट्रेड आपका। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। ओके मानस अगर आप देखें अभी भी संपर्क उठा है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा टफ ही है मार्केट, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड लेवल पे खड़ा है निफ्टी, तो यहाँ पे टूटता है तो मुझे लगता है और मंदी बढ़ेगी। तो एस्ट्रल में सेल करेंगे। एस्ट्रल में क्यों सेल करेंगे कि 1410, 1415, 1400 पे पुट राइटर थे, तो ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था जो इसने तोड़ा है। तो एस्ट्रल देखिए मुझे लगता है करंट लेवल से जाएगा तो कम से कम 1350 तक का मुझे करेक्शन दिखता है, 1360, 1350। So it's a sell in Astral below 1400, 1410 odd level. Keep your stop loss at 1420. Astral. एस्ट्रल में बिकवाली की राय 2 सेल साइड की ट्रेड हो गई। राजेश सातपुते जी की तरफ से आई। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप किस साइड हैं इस मार्केट में।
हाँ, देखिए मार्केट गिर रहा है। गुड आफ्टरनून आप सभी को और दर्शकों को भी। लेकिन यहाँ पर जो आउट परफॉर्मिंग है वहां पर आइशर मोटर्स जो कि एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, अपने 20 डीएमए से सपोर्ट भी लिया है। अगर थोड़ी सी भी पुल बैक आती है तो यहाँ पर एक अच्छा रुझान आइशर मोटर्स में भी देखा जा सकता है, तो यहाँ पे लॉन्ग जाने की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो देखे जा सकते हैं वो 7,660 है और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 7,035 का। ओके चलिए, इस समय आइशर मोटर्स मानस से संपर्क नहीं हो रहा है, अभी करते हैं कोशिश। विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है एसआरएफ स्ट्रांग लग रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा एक अच्छी बुल बैक रैली देखने मिली थी। आज यहाँ आगे फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद पूरे दिन में वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2890 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को बाय किया जा सकता है। 3040 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। और ये तीनों भी फॉर्मेट में स्ट्रांग लग रहा है, मंथली, वीकली और डेली तीनों फॉर्मेट में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो एसआरएफ बाय कीजिए 3040 पे टारगेट कीजिए। ओके, एसआरएफ 2939 पे एक बाय ट्रेड हम जिक्र कर भी रहे थे, 1.25% ऊपर आके अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। गौरांग जी के पास चलते हैं अब। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डिफिकल्ट मार्केट और इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले आप लोग की मतलब पोजिशनिंग कैसी है मार्केट पे, किस सेक्टर पे स्ट्रॉन्ग व्यू है आपका? टॉप कॉल क्या गौरांग इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। एक क्षेत्र या फिर एक खेमा वीरेंद्र जो थोड़ा बहुत आगे जाते हुए संभलता नजर हुआ आता है, और जिस प्रकार से दूसरी तिमाही के नतीजे आए और दूसरी तिमाही के पश्चात जो मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी है वो है जीवन बीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र। नतीजे सकारात्मक थे, निराशा नहीं थी, और संभवता यह है कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से लोग अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे और जीवन बीमा लेंगे, और न तो सिर्फ जीवन बीमा लेंगे, उसका जो सम एश्योर्ड है वो भी ऊपर की तरफ होगा। उसके कारणवश प्रीमियम आउटगो जो उनका है वो भी ऊपर की तरफ होगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इस कंपनी पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, तो इस तरह से शुरुआत कीजिए HDFC लाइफ में निवेश करने के लिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। चलिए, तो इस समय HDFC लाइफ यहाँ पर आपको फोकस रखना है, ये हो गई गौरांग जी की तरफ से एक पिक। लेकिन बाजार का फोकस इन दिनों पूरी तरह से EMS शेयरों पर है। आज EMS शेयरों में फिर जोरदार गिरावट है और एक फिल्म आई थी धमाल, उसमें बहुत बहुत फनी फिल्म थी, उसमें जावेद जाफरी का एक कैरेक्टर है, तो वो कहते हैं कि आप में से जो भी पिटना चाहता है वो आगे आ जाए, तो बाकी तीन पीछे हो जाते थे। तो कहता था तुझे बहुत जल्दी पिटने, वो कहता था पता नहीं ऐसी सिचुएशन में सबसे आगे मैं ही क्यों आ जाता हूँ। तो वही केन्स का हाल है, इस समय कुछ भी होता है सबसे पहले केन्स आगे आ जाता है। आज फिर एक्सीडेंट ऑफ द डे है। यतिन के पास चलते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए क्या हो रहा है इसमें? गुड आफ्टरनून। और देखिए वो गुजराती में जैसे आपने कहा ना, उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। गुजराती में एक कहावत है, जैसे आप बोल रहे हैं ना पिटाई वाला, कि वारा पछी वारो तारा पछी मारो, मतलब आपके बाद मेरा ही टर्न है। तो वो EMS शेयरों में हो रहा है कि टर्न बाय टर्न अगर आप देखें तो पहले PGL में गिरावट थी, फिर केन्स में गिरावट थी, एक दिन डिक्सन गिर जाता है, एक दिन एम्बर एंटरप्राइजेस गिर जाता है। तो ये जो EMS शेयर है यहाँ प्रॉब्ली बहुत सारे फंड्स में एक बिकवाली का माहौल है, एक फियर का माहौल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक पैनिक आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजीज़ की पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ दिनों पहले कोटक सिक्योरिटीज़ की जो एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस आई थी, उसके बाद शेयर में पैनिक जो है एक्सेलरेट हुआ। एक हफ्ते में स्टॉक 26% नीचे है और 3 महीने के अंतराल में ही स्टॉक 40 से 50% नीचे है। मीनिंग आज का भी अगर आप फॉल गिन लें तो क्लियरली एक क्वार्टर में स्टॉक 50% नीचे है। आज कोटक ने काउंटर में रिड्यूस रेटिंग तो थी, इन्होंने काउंटर का जो टारगेट था ये 2000 रुपये से काट के लगभग 4150 कर दिया। और इनको लगता है कि जिस तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी इंटेंजिबल अकाउंटिंग है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। वर्किंग कैपिटल भी कंपनी का किस तरीके से शेपअप होगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आने वाले क्वार्टर्स में शायद कैश फ्लो पे भी जो दिक्कतें हैं वो एक्सेलरेट हो सकती है। तो ये काफ़ी रिस्क्स हैं जिसकी वजह से कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट्स काटे हैं। इनफैक्ट इनको लगता है कि अब FY 26 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो शायद मीट नहीं होगा, और वो एक बड़ा रिस्क है अर्निंग्स के लिए, क्योंकि जो कैश फ्लो है इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और जो केपेक्स चल रहा है PCB बोर्ड्स का,
या उनके ओसैट बिजनेस का जो उन्होंने किया है सेमीकंडक्टर में फोरे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जिसके कारण वो अभी भी स्टॉक पे एक रिड्यूस रेटिंग बता रहे हैं। इनफैक्ट इनके इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में एक 10% का डिक्लाइन आपने ग्रेजुअली ओवर द डे देखा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन, और कहावत अच्छी थी वैसे, वो भेजेगा मुझे, थोड़ा सा कभी यूज़ करने के काम आएगी। चलिए, तो ये बात हो गई केन्स की, और स्टॉक करीब करीब 10% नीचे। वैसे ये अच्छा है, कुछ स्टॉक्स में केन्स में एक दिन 10% ऊपर, एक दिन 10% नीचे, है ना। जब आपका मन करे तब आप मतलब आप दोनों व्यू ले लीजिए, एक तेज़ी का भी मंदी का भी। जिस दिन मंदी का ट्रेड चले उस दिन मंदी का वो चलाइए, जिस दिन तेज़ी का चले उस दिन तेज़ी का चलाइए, खुश हो जाइए, सब खुश रहे। गौरांग जी, केन्स में क्या करें इस समय? 4000 के नीचे स्टॉक। अनुज भाई क्या ही करेंगे, आप बताइए। और खबरों का सिलसिला बंद ही नहीं होता है, एक दिन 5-6% प्रतिशत ऊपर जाता है और दूसरे दिन 8-10% नीचे लुढ़क जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम है ही नहीं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है, मेरे ख्याल से जिम्मेदारी से, अगर आप लिस्टेड एंटिटी है तो आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। तो केन्स के ऊपर तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये क्षेत्र पसंद आता है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी का नाम लिया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, और सीजी पावर, ये 2 कंपनियां हैं जो ये क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। देखिए दिक्कत, और ये लगातार हो रहा है अनुज भाई, आप देखें तो पहले केन्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसके बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, कुछ ना कुछ खबरें पिछले 4-5 दिनों से इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर आ रही है। तो थोड़ा बहुत माहौल छोटी या मध्यम अवधि के लिए नकारात्मक हो सकता है। और एक सीजी पावर हो गया, और ये पूरा सेगमेंट पे बात हो गई। और कुछ मैं ब्रेकडाउन्स ढूंढ रहा था, क्योंकि निफ्टी डे लो पर है, हम ऑलमोस्ट अब सिर्फ 22 से 23 अंकों का डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहे हैं वर्सेस यस्टरडेज लो। तो पैनिक तो है थोड़ा सा इस वक्त, और कुछ स्टॉक्स जो कि अब अपने मल्टी मंथ लोज को वायलेट कर रहे हैं, उसमें एटर्नल है, सेकेंड टाइम इन 3 सेशंस जब ये अपने 200 डिमा को वायलेट कर रहा है। लेकिन इस बार जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, मैंने इसके ऑप्शंस को, स्टैट्स को देख रहा हूँ, तो इस बार पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, मंथली पुट राइटर्स। आपका सेंस क्या कहता है इस पे राजेश सतपुते जी? थर्ड टाइम, मतलब यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम एट 200 डिमा, ये कभी भी अच्छी स्थिति नहीं होती। क्या लग रहा है, आई मीन एटर्नल आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? जी देखिए, इटर्नल में 2 चीजें मुझे जो प्रोमिनेंटली नजर आती है, क्योंकि ये सबका एक टाइम का फेवरेट था, और अब हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि जो फाइट चल रहा है ये अपने 200 डीएमए को बचाने के लिए चल रहा है। तो ये जो करेक्शन है, आप जो इनिशियली इंटरमीडिएट लग रहा था वो थोड़ा सा डीपन होता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर 280 जहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं, अगर वो लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश मंदी शुरू हो जाएगी। प्रोबेबली 260-250 के टारगेट्स पोजिशनली अनफोल्ड होंगे। तो हुआ ये है कि चार्टिकली ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड से यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो अगर मंदी करनी ही है तो 280 के ब्रेकडाउन के बाद ही करिए, अदरवाइज क्या होगा, यहीं पे फंस जाएंगे। तो मैं ब्रेकडाउन के बाद ही इसमें मंदी। ओके, इटर्नल पर फिलहाल ये फ्रेश व्यू, काफ़ी पेन में ये भी स्टॉक डेज लो के आसपास कर रहा है कारोबार, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। लेकिन अब बात करते हैं नई नवेली कंपनी जो लिस्ट हुई है आज। जी हाँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी मीशो की बात कर रही हूँ। बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है, 45% प्रीमियम लिस्टिंग के बाद भी अगर आप देखें तो शेयर दौड़ रहा है। मीशो में तेज़ी की वजह और डिटेल में समझते हैं। मंगलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंगलम, गुड आफ्टरनून। शानदार इसकी लिस्टिंग हुई है आज, डिटेल्स बताएं। आप कह रहे हैं शानदार, धमाकेदार, दमदार, मैं कहता हूं धुरंधर लिस्टिंग भी एक तरह से कह जा सकती है मीशो के लिए। और 3-4 कारण हैं मेन, उन वजहों से ये स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से आज बढ़ रहा है और ये लिस्टिंग जो है बहुत अच्छी रही है। सबसे पहले तो इस इशू की डिमांड, अगर आप आईपीओ देखें तो करीब 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, HNI 38 टाइम और QIB भी 120 टाइम के आसपास सब्सक्रिप्शन था। तो एक बहुत सारा डिमांड एंटिसिपेशन जो था, उस वजह से ओपनिंग अच्छी होनी ही थी, वो एक्सपेक्टेड था। बट उसके बाद अगर आप उनका खुद का फंडामेंटल बिजनेस मॉडल भी देखें तो काफ़ी यूनिक सा है। अगर इंडिया के आज की तारीख में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्स सबसे बड़े मीशो के हैं और वो ट्रूली एक भारत ऐप है जो
10 में से 9 लोग जो है या 87% उनके जो ऑर्डर्स हैं वो टॉप 8 सिटीज़ के बाहर से आते हैं, और उसमें से भी करीब 55% जो है वो महिलाएं इसमें खरीदती हैं। और मीशो का जो फुल फॉर्म है, जिस हिसाब से कंपनी का नाम लिखा था, वो मेरी शॉप, उनको जोड़ के उन्होंने मीशो नाम बनाया है। और अगर आप देखें तो कंपनी ना सेलर्स से कमीशन मांगती है या बायर से प्लेटफॉर्म फ़ी चाहती है, वो अपना लॉजिस्टिक्स और एडवर्टीजमेंट से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और उनके नंबर्स भी काफ़ी तेज़ हैं, तेज़ तर्रार। पहले हाफ ऑफ दिस ईयर में 23 करोड़ यूज़र्स ने ट्रांजैक्ट किया था इस बिज़नेस में। और अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो हर 8 में 1 इंडियन जो है वो मीशो पर है आज की तारीख में। दूसरी बात, ये लोगों की अफोर्डेबिलिटी के लिए काम करते हैं। अगर इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो भी पिछले 4-5 सालों में कम हुआ है, 265 रुपये इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू की चीज़ है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, क्योंकि चीज़ें सस्ती हुई है, लोग ज़्यादा भी खरीदने लगे हैं, तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी जो है 7.5 से 10 के आसपास हो गई। तो ये सारे मेट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं मीशो के लिए, और वो फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, आप कहोगे कि ऑन एन एडजस्टेड बेसिस कंपनी एबिटा लॉस बना रही है, नेट प्रॉफिट में भी वो लॉस कर रहे हैं, बट उनका जो रेवेन्यू है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास है इस साल में। और कंपनी ने कहा है कि वो जो मेट्रिक को ट्रैक करते हैं वो है उनका फ्री कैश फ्लो। पिछले साल उन्होंने 1,000 करोड़ से ऊपर फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था, और ये जो मेट्रिक है वो काफ़ी ग्रो होता रहेगा। साथ ही में कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो 3.5% के आसपास थे, ग्लोबल बेंचमार्क 8 से 10% है, वो बढ़ जाएंगे जब कंपनी की एड रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ होगी। और इन सब को देखते हुए अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें तो 700-800 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, करीब 250 से 270 ही ई कॉमर्स पे हैं। फाइनल क्वेश्चन, प्राइस कितना है? अगर आप प्राइस टू सेल्स देखें, क्योंकि ये एबिटा और नेट प्रॉफिट पे ऑब्वियसली लॉस मेकिंग है, फ्री कैश फ्लो है, प्राइस टू सेल्स देखें तो बाकी सब पेयर्स से भी आफ्टर 60% अप मूव, प्राइस टू सेल्स मल्टीपल जो है मीशो का निचले हाफ में ही है। हाँ, ट्रेंड 9 टाइम्स है, लेंसकार्ट इटर्नल 11-14 टाइम है, स्विगी 6 टाइम है, ये 8 टाइम है। बट रिमेंबर, ये एबिटा लॉस मेकिंग है और नेट प्रॉफिट लॉस मेकिंग है। वो आगे जाके फ्री कैश फ्लो जैसे ही बढ़ेगा, कंपनी ने कहा है कि बाकी मैट्रिक्स भी साथ में आ जाएंगे। ओके, बाकी मैट्रिक्स भी साथ में आ जाएंगे। शुक्रिया मंगलम और जानकारी के लिए। और बात की थी हमने कंपनी के CEO और CMD से, और श्रेया आपको याद होगा काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई थी, और एक काफ़ी एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये शायद उन सेलेक्ट IPOs में से एक होगा जो लोगों को शायद पैसा बना के देगा, ना सिर्फ IPO इन्वेस्टर्स को बल्कि इवन लिस्टिंग के बाद। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 170 पे ले लें, थोड़ा सा अगर रिएक्शन मिल जाए इसमें, कभी किसी भी कारण से अगर मान लो मार्केट ख़राब हो, आपको मिल जाए 150-145 के करीब उस रेंज में, तो मेरे ख्याल से वो एक आपके लिए अच्छा ट्रेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा राधा। चलिए, एक पैनल में चंदन और जुड़े हैं, उनसे एक ट्रेड ले लेते हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? बिल्कुल, देखिए काफी ट्रेड सेलेक्टिव है और कुछ सेलेक्टिव थीम पे ही फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आइशर मोटर पे, तो सेटअप पॉजिटिव है और डिक्लाइंस पे बाइंग आ रहे हैं। मार्केट करेक्टिव मूव के बावजूद भी यहाँ पे एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ कैंडल बने। वीकली चार्ट सेटअप भी काफी अच्छे है, तो आइशर मोटर एक काउंटर रहेगा जहाँ पे खरीदार की सलाह है। सपोर्ट रहेंगे 7,100 के आसपास, ऊपर में 7,600 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, आइशर मोटर्स की चंदन की कॉल है, बट निफ्टी एट डे लो 25,739 मात्र, अब हम 10 अंक दूर हैं। चंदन, आप लोगों के मतलब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में और क्लाइंट्स के साथ जिस नोट पे आप लोगों ने व्यू शेयर किया है, शॉर्ट साइड पे क्या क्या रखा है आपने? मान लीजिए एक केस अगर ये बन जाए कि निफ्टी 50 डेमा को ब्रीच कर दे, निफ्टी बैंक उस 59,000 के जोन को ब्रीच कर दे, शॉर्ट साइड पे क्या क्या रखा हुआ है आपने, या फिर आइडेंटिफाई करके क्या रखा हुआ है? बिल्कुल, देखिए हल्का सा व्यू यही है कि जिस हिसाब से वीकनिंग रुपी हो रहा है और एफआईएस का फ्लो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इंडेक्स है वो करेक्टिव मूव तक जा सकता है। 25,500 नीचे में डाउन साइड लेवल हम इंडेक्स की तरफ देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमारा मानना है कि हल्का सा आउट परफॉर्मेंस रहेगा, बट वहां पे भी कहीं ना कहीं 58,000 तक के डाउन साइड रीटेस्ट हो सकते हैं। स्टॉक वाइज देखें तो कुछ काउंटर्स है जहां पे वीकनेस बन रही है और ऐसे हमने लिस्ट पे वर्क किया है। एक तो डिफेंस की थीम है वो थोड़ी सी अटक चुकी है, तो डिफेंस के जितने भी काउंटर वहां पे थोड़ा सा करेक्टिव मूव बन सकता है। उसके अलावा आप देखें रियल एस्टेट काउंटर है, वहां पे वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो काफी नेगेटिव है। 2-3 काउंटर जैसा कि अंबर और डिक्सन जैसे है, वहां पे लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। डिक्सन पिछले काफी दिनों से अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे होल्ड कर रहा है और मल्टीपल डेज वीक का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे लगभग 12,000 11,800 तक का
डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो इस मार्केट में काफी काउंटर है जहाँ पे वीकनेस देखने को मिली है। खाली कुछ सिलेक्टिव गोल्ड सिल्वर की थीम है, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, या फिर कुछ ऑटो काउंटर्स है जहाँ पे बाइंग है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेक्टर और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है और लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और जारी रह सकती है। और पेन दिख रहा है फिलहाल मार्केट में चंदन जी को, और ये फिलहाल एक व्यू हो गया, लेकिन वक्त हो रहा है अब इस वक्त के टॉप कैश कॉल्स का। गाबा सर है, विकास जी और आशीष खयाल जिसे कैश कॉल्स लेंगे। बताइए गाबा सर, कौन सा काउंटर सुझाएंगे कैश कॉल के लिए? श्रेया, आई थिंक मेरा ध्यान है HEG पर। HEG 545 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के 2 दिन से एक अपमूव देख रहे हैं हम। टॉप लगाएंगे 540 का, करीब ₹5 का है। टारगेट 560 HEG। ओके, HEG आपका 545 पिक बाय कॉल है। विकास जी का ट्रेड पिक करते हैं। विकास जी, कैश में आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं जेबी केम फार्मा को यहाँ पे बाय कॉल रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से आज 1810 के ऊपर ये सस्टेंड हो रहा है। सुबह ओपन होने के बाद वहां से थोड़ा रिट्रेस होते हुए देखने मिला था, बट पूरे दिन में एक अच्छी रिकवरी इस काउंटर में देखने मिल रही है। तो जेबी केम फार्मा को यहाँ पे बाय करना है। 1815 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1870 का टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। 1780 का इंपॉर्टेंट बेस अभी देखने मिल रहा है, तो 1780 के स्टॉप लॉस से जेबी केम फार्मा को बाय करना। जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, ये भी बाई साइड की ट्रेड आई है, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी 1%। आप आशीष खयाल जी, आपका कैश कॉल? देखिए, स्विगी पे नजर बनाए रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो 380 का लेवल है श्रेया, वो बहुत बार उसने प्रोटेक्ट किया है, कम से कम 3 से 4 बार आया और वहीं से बाउंस हुआ। तो गुंजाइश है यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी वापस से शुरू हो सकती है। कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट आना चाहिए, तो स्विगी पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट है 425 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 390 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार ज़रा निफ्टी वापस लेकर आइए और लो देखिए आज का 25,734। कल का लो था 25,728, 727 या 728, आई थिंक 2 में से एक था। एज ऑफ नाउ अब तक हायर हाई और हायर लो बचा हुआ है। अब लेट्स सी ये क्लोजिंग तक बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन एक स्पेस जहाँ पर सिर्फ हाइज बन रहे हैं वो है चांदी, और आज फिर चांदी ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। चांदी आज 1,90,000 के पार निकल गई है और बहुत लोग मान रहे हैं कि अब 2 लाख का आंकड़ा भी ज़्यादा दूर है नहीं। लेकिन क्या ये सप्लाई क्रंच है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट स्क्वीज़ है, या ये फेड से पहले का एक मूव है? मनीषा से समझ लेते हैं। मनीषा जी बताइए, क्यों भाग रही है चांदी इस तरीके से? अनुज, ये सब कुछ है जो आपने यहाँ पर मेंशन किया। मैं खाली इसको और डिटेल में यहाँ पर बता देती हूँ। अगर हम ओवरनाइट मार्केट्स की बात करें तो चांदी में 4% की तेजी देखने को मिली। अब ऐसा ओवरनाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक शॉर्ट स्क्वीज हमने डेफिनेटली बनते हुए देखी, क्योंकि 60 का लेवल जैसे ही निकला यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखी। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि करंट लेवल्स पे कुछ कंसोलिडेशन और अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको याद दिला दें इस साल में अब तक 110% की तेजी चांदी ऑलरेडी आपको दिखा चुकी है। तो चाहे वो कॉमेक्स फ्यूचर्स की बात है जहां पर नेट शॉर्ट्स क्रिएट होते हुए नजर आए थे, या फिर आई शेयर सिल्वर ETF जहां पर है, जहां पे फ्लोट का 10% यहां पर शॉर्ट स्क्वीज में अटकता हुआ नजर आया। ओवरऑल लीज रेट्स यहां पर लगातार ऊपर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इन दैट सेंस ज़्यादा है। लीज रेट्स वो हैं जहां पर आप चांदी ऑन यहाँ पर इंटरेस्ट देके लीज पे लेते हैं, उसे बेचते हैं और फिर उसका बकाया करते हैं। तो वो जो लीज पे चांदी लेने के नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आए हैं, और 60 का लेवल निकलते ही हमने यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टॉप लॉसेज हैं वो भी हिट होते हुए देखे हैं। वेल, चांदी इसलिए शॉर्ट स्क्वीज में अटकती हुई नजर आई है क्योंकि यहाँ पर बायर्स ही बायर्स बनते हुए नजर आए हैं, और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर लगातार अटकते रहे हैं। इस साल की शुरुआत हमने चांदी में $26 के साथ की थी। 40 निकला, 50 निकला, $60 प्रति आउंस भी यहाँ पर निकल गया। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो 120% की तेजी है इस साल में। वो इसलिए बिकॉज आप रुपी डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इन्फॉर्म ले रहे हैं। वेल, सोना महंगा हो गया है तो लोगों ने यहाँ पर चांदी खरीदी। US फेड रेट में कटौती है, इसका भी फायदा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। अब तक सेंट्रल बैंक सोना लेते थे, लेकिन कुछ सेंट्रल बैंक अब चांदी में भी यहाँ पर रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसका भी फायदा चांदी को मिला। एंड देन US ने इसे क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया, इसकी वजह से भी खरीदारी देखने को मिली। और एक सेक्शन 232 का प्रोसेस फिलहाल यहाँ पर US में चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है और चांदी का नाम वहां पे आता है,
फिर तो चांदी में और भी तेज़ी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। साथ ही साथ इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो उसमें गिरावट है। 2026 शायद छठा ऐसा साल होगा जहां पर आप डेफिसिट चांदी में बनता हुआ देखेंगे। माइनिंग को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है क्योंकि चांदी एक बाय प्रोडक्ट है, तो जहां भी आप देखें यहां पर बिकवाली के मौके लोगों को नहीं मिले हैं। इन्वेस्टर्स ने जो खरीदारी करी है वहां पे मुनाफा वसूली भी नहीं आई है और उसका एक इम्पैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बनता हुआ देखा है। इस साल में तो एक ऐसा भी दिन था जब चांदी 40,000 रुपए प्रति किलो प्रीमियम पे थी क्योंकि लोग यहां पर फिजिकल में भी बाय करना चाहते थे। यह ऐसा साल है जहां पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हमने चांदी में आते हुए देखी है। और अगर अगले साल की बात की जाए तो वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं कि अभी भी तेजी खत्म नहीं हुई है और चाहे वो सिटी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, गोल्डमैन सैक्स है, सबका मानना है कि चांदी यहां से भी 75-80 डॉलर प्रति आउंस तक के लेवल्स दिखा सकती है, जो इंडियन मार्केट्स में 2.5 से पौने 3 लाख रुपए प्रति किलो के लेवल्स होंगे, जो शायद आपको अगली दिवाली तक देखने को मिल भी सकते हैं। बिल्कुल मनीषा जी, पहले आप सोने की चमक बता दी थी, अब चांदी के बारे में बता रही हैं और जो भी मेरे जहन में सवाल थे मैंने सोचा था आपसे ये पूछूंगी, एक एक करके आपने सभी के जवाब दे दिए, तो अब कोई सवाल नहीं है। तो एक विकल्प हो सकता है अगर सिल्वर में किसी को निवेश करना है, जैसे कि आप बता रही हैं कि आने वाले समय में और तेज़ी बनती दिखेगी, सभी एक्सपर्ट्स का मानना है, तो निवेश के रूप में देखा जा सकता है इसको। जी हाँ श्रेया, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने चांदी अभी तक नहीं खरीदी है तो आप बहुत हाई लेवल्स पे करंटली ले रहे होंगे और एक चीज़ जो 110%, 120% बढ़ चुकी है वो थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आपको यहाँ पर देगी। तो हम 1,90,000 पे हैं। जानकारों का ये कहना है कि 175 तक भी एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रनअप की उम्मीद है। तो डिप्स पे खरीदारी अभी भी बहुत फ़ायदे वाली। ओके, डिप्स पे खरीदारी भी बहुत फ़ायदे वाली। शुक्रिया मनीषा जी। और ये इस समय आपके लिए एक चांदी पर एक अपडेट। आज का टॉप गेनर अभी भी हिंदुस्तान जिंक का करीब 4.5% ऊपर। मीनवाइल एक और स्टॉक है जो आज काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो है अच्छा, अगर मानस रेडी होंगे तो बताइएगा प्लीज़। ओके, चलिए काम करते हैं, पहले मानस के पास चलते हैं। मानस जी, एक तो आपका व्यू चाहूँगा ICICI प्रू पर, आज F&O का सेकंड टॉप गेनर, और एक आपकी कॉल इस समय की। वो शायद पैरेलल यूनिवर्स में कहीं कनेक्ट हुए हैं और हमारी टीम बता रही है कि कनेक्ट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, कहीं और शायद दिक्कत है। तो हिंदुस्तान ICICI प्रू पर एक व्यू, गावा सर आप देखिए, अगर चार्ट आप देख पा रहे हैं तो ICICI प्रू का। जी बिल्कुल, ICICI प्रू बहुत ही बढ़िया चार्ट है। जो ब्रेकआउट मिला है, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, 2 ब्रेकआउट मिले हैं। एक तो मिला है करीब अराउंड 610 के आसपास, दूसरा मिला है 635 के आसपास। अब ट्रेड कर रहा है 644 ICICI बैंक। कैसे देखना चाहिए इसको? एक्चुअली थोड़ा लंबा खींचना चाहिए। अब ट्रेड का 644, नियर टर्म टारगेट 675 टू 700, ये वहां तक जाना चाहिए। कैपेसिटी तो है, और जब देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड स्टॉक है। इंटरडे या 1 या 2 दिन का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। टॉप थोड़ा डीप होगा 630 का, लेकिन 2 लेवल्स होते हैं 675 टू 700 जोन्स। ICICI प्रू ICICI प्रू 643 पे। एक काम करते चलिए, अब धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स ले लेते हैं और राजेश सतपुते जी, चंदन जी और आशीष के आलिए ट्रेड्स एक करके देंगे। शुरुआत करते हैं चंदन से। चंदन बताइए, ऑप्शन ट्रेड्स में क्या पिक कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ऑप्शन ट्रेड की बात करें तो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे क्यूमिंस पे, जिसका मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू हमारा इंटेक्ट है। इसके लिए क्यूमिंस पे हम कॉल फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे OI कंसंट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4550 का कॉल, इस मंथली सीरीज का 4550 का कॉल अभी लगभग 85 के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा 62 का, ऊपर में लगभग 120 तक के टारगेट क्यूमिंस के 4550 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, राजेश जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी देखिए, हेवल्स इंडिया, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत वीकनेस ही है। हर लेवल पे यहाँ पे इक्विलिब्रिएट 10 DMA का रेजिस्टेंस ही ले रही है। 1400 के नीचे ये और फिसलेगा तो वो लग रहा था, तो वो फिसला भी। तो हेवल्स इंडिया का 1400 का पुट हमें बाय करना है। हालांकि इसमें एक स्पाइक है अनुज जी, तो मेरे स्टॉप लॉस थोड़े ही गए यहाँ पे। सो हेवल्स का 1400 का पुट करीबन 27 के आसपास है। मेरा बाय था इसमें 22 के ऊपर। स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा 18 का। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का जो टारगेट दिख रहा है वो आएगा करीबन 50 प्लस का। तो हेवल्स का 1400 का पुट बाय करे अबव 24-25 ऑड लेवल। ओके, हेवल्स का आपको 1400 का पुट लेना है धमाकेदार ऑप्शन के लिए। सातपुते जी की पिक हो गई है। आशीष कयाल जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन।
देखिए आईसीआईसीआई प्रू जिसका भी जिक्र भी हुआ था, यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा ट्रेंड और मोमेंटम पकड़ा हुआ है। आज के मार्केट में भी करीबन 3-3.25% ऊपर है। तो इसका 640 का जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, उसे बाय किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर देखे जा सकते हैं करीबन 24 रुपए के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीबन 12 रुपए के पास। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। अच्छा, मीनवाइल आज एक पीयूष गोयल जी ने एक स्टेटमेंट दी है शायद राजस्थान में, वो मैं उसकी 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रही हैं कि ट्रेड डील नहीं होगी कल की कल। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि कल की कल ट्रेड डील हो जाएगी, वो नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि ऑल ट्रेड डिस्कशंस इंक्लूडिंग विद यूएस, वो बोल रहे हैं उसमें काफ़ी एंगल्स हैं और काफ़ी डॉट्स हैं जो कनेक्ट करने ज़रूरी हैं, और वी कैन नॉट नेगोशिएट डील्स विद डेडलाइंस। तो डेडलाइन के साथ कोई डील नहीं होगी। डील अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगी, जैसा उन्होंने कहा कि जैसे यूरोप के साथ हुई, जैसा बाकी देशों के साथ हुई, ऐसे ही यूएस के साथ। लेकिन डेडलाइन अगर आप मान के चल रहे हैं कि आज और कल वो प्रतिनिधि आए हैं और आज की आज या कल की कल वो डील हो जाए, वो नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि कल दोपहर को आपको कोई ये ऐसी खबर नहीं मिलने वाली है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी, उसमें टाइम लगेगा। ये मान के चलिए कि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अभी उसमें थोड़ा टाइम और लग सकता है। ये क्लियरली एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है पीयूष गोयल जी ने जो बात कही है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और नवीन फ्लोरीन, ये क्यों एक्शन में आज? एक बार अच्छे स्टॉक लेकर आइए। ये करीब 4-5% ऊपर था लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था इसको, अब 5.5% ऊपर हो गया। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इस पर। सर, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है और टारगेट प्राइस भी बढ़िया दिया है, कमेंट्री भी बढ़िया लग रही है। 6,685 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया खरीदारी की राय के साथ। लेकिन इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो बता रहे कि सीडीएमओ सेल्स जो है इनकी यहाँ से बढ़ेंगी, और सीडीएमओ सेल्स बढ़ने से मार्जिन्स में एक बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो एग्रो इंटरमीडिएट्स हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है ये फार्मा और एपीआई की तरफ है, तो इससे भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने के लिए इन्होंने 1300 करोड़ का जो है केपेक्स किया था। इस 1300 करोड़ के केपेक्स का जो फेज 1 है इसमें एटलीस्ट 60 से लेकर 70% का जो कामकाज है पूरा हो गया, तो अब यहाँ से बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। जो ग्रोथ के फोरकास्ट यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताए गए अपने आप में बड़े एनकरेजिंग, बढ़िया लग रहे हैं। FY28 तक आय में 26%, एबिटा में 35% और मुनाफे में 43% की CAGR ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अपने आप में किसी भी केमिकल स्पेस की कंपनी के लिए इतनी बड़ी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इस फार्मा और एपीआई के अलावा अगर आप देखें तो ये जो डेटा सेंटर कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, अन्य केमिकल्स हैं, यहाँ पर भी बढ़िया बढ़त बताई जा रही है। वैल्यूएशन के लिए आज से कंफर्ट है। FY28 की फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स पर चल रहा है। इसी के चलते जेएम फाइनेंशियल्स का भरोसा स्टॉक के ऊपर बढ़ा है और इसी रिपोर्ट का असर स्टॉक तकरीबन 6% ऊपर। नवीन फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 6025 पे। गौरव, आज सुबह से हम आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पूरी थीम को डिस्कस भी कर रहे हैं। SRF में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी है। अभी आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न लगता है कि टू चेज केमिकल्स, और इस वक्त आपकी केमिकल स्पेस में कोई अगर चॉइस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए गौरव। वीरेंद्र, जो चीज कुछ सालों पहले होनी थी, चाइना +1 यूरोप +1 नीति जो विश्व भर में अपनाई गई थी, उसका सकारात्मक असर हुआ नहीं, लेकिन अब जाकर के उसके सुधरते हुए आसार नजर आते हैं। आपने एक कंपनी का नाम लिया SRF, वहां पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा पिडिलाइट है, UPL है, विनिति ऑर्गेनिक्स है, टाटा केमिकल्स है, इन सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। और हमारा मानना ये भी है वीरेंद्र के जो खास करके जो स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो वहां पर आपको थोड़ा रुझान बेहतर होता हुआ मिलता है। केमिकल स्पेस से SRF, पिडिलाइट, SRF आज शायद गाबासर की पिक भी थी। SRF एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, यहाँ पर अच्छी तेजी है। इनफैक्ट चुनिंदा केमिकल स्पेस में देखें आप तो SRF, नवीन फ्लोरीन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गाबासर, ये आपकी कॉल थी ना, क्या टारगेट्स थे? मेरी कॉल थी, सुबह मैंने टारगेट दिया था 2975। आज का लाइट 2950 के करीब हो गया है, लेकिन मुझे लगता है अब फ्रेश टारगेट होने चाहिए, अब 3000 होने चाहिए, क्योंकि सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिला है और एक ब्रेकआउट की जरूरत है और लगता है मिल ही जाएगा। इट्स मैटर ऑफ टाइम। 3000 के टारगेट होने चाहिए। 3000 के टारगेट। आई थिंक आज चैट GPT 1 में भी था शायद। चैट GPT 1 में भी था, बिल्कुल सही कहा सर आपने। विकास जी ने भी आई थिंक पिक किया SRF, और काफी पैनल्स में पिक किया। अच्छा कर रहा है स्टॉक, अच्छा कर रहा है स्टॉक, और अच्छे मोमेंटम में बिल्कुल।
इस समय SRF। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं, उसके बाद चारों ट्रेड्स लेंगे। सबसे पहले चलेंगे चंदन जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश सातपुते जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा आइडिया के लिए। चंदन जी, आपका सस्ता ऑप्शन कहाँ रहेगा, बताइए। बिल्कुल देखिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ BDL में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। डेली और वीकली चार्ट में जो ब्रेकडाउन है इंडिकेट कर रहा है कि और भी 4-5% का डिक्लाइन मौजूदा लेवल से बन सकता है। यहाँ पे हम ऑप्शंस की तरफ नजर डालें तो एक कॉल राइटिंग देखने को मिली है और इस काउंटर में लगभग 7-8% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे हैं, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि शॉर्ट्स के बिल्टअप यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो मैं 1380 का पुट देख रहा हूँ यहाँ पे BDL में। 1380 का पुट है, अभी लगभग 40 रुपए के आसपास है, खरीदारी की सलाह होगी। यहाँ पे 31 के सपोर्ट से ऊपर में लगभग 58 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, BDL की 1380 की पुट आपको लेनी है और 41 रुपये में पुट मिल रही है आपको। राजेश जी, फ्यूचर्स में आपका ट्रेड क्या होगा? FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली सब सेल साइड के कॉल यहाँ पे आ रहे हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज, आप इसका चार्ट देखिए, एक सीरियस ब्रेकडाउन है और ये जो ब्रेकडाउन का लेवल था वो था 1040 का। एग्जैक्टली आज 1050 टॉप बना के ये घूमा है। तो जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है ये करीबन 1000 का लेवल एक बार के लिए टेस्ट करेगा। प्रोबेबली 990 का लेवल भी दिख रहा है। सो 990 के टारगेट के लिए केफिन टेक्नोलॉजी सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 1042 का। ओके, केफिन टेक FNO सुपरस्टार की पिक हो गई। यहाँ पे बिकवाले की राय है, दोनों सेल साइड की ट्रेड ही आई है। चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी, बताइए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? देखिए, यहाँ पर वेदांता है जो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन ओवरऑल मेटल स्पेस में अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो वेदांता में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 516 का और ऊपर में टारगेट जहाँ पर यह स्टॉक में देख सकते हैं करीबन 540 का। ओके, चलिए तो ये वेदांता पर एक ट्रेड आपके लिए सुझाई गई। गौरांग जी, मिड कैप फंडा क्या रहेगा आपका? मिड कैप फंडा के रूप में अनुज जी, हमने निजी क्षेत्र की एक छोटी मझौली बैंक है सिटी यूनियन बैंक। अगर आप नजर डालें तिमाही नतीजों पर तो मेरे ख्याल से दूसरी तिमाही के नतीजे तो सकारात्मक थे और मैनेजमेंट की टिप्पणी और सुधार अब निरंतर होता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ओके, मिड कैप फंडा के लिए सिटी यूनियन बैंक सुझाया है गौरांग जी ने। सस्ता ऑप्शन की हमने शुरुआत की, इनफैक्ट 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। BDL का आपको 1380 का पुट लेना है, 58 की टारगेट है, 31 का स्टॉप लॉस। ये आया चंदन तापड़िया जी की तरफ से। फिर FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी ने पिक किया केफिन, और यहाँ पे फ्यूचर्स में बिकवाली की राय है। 990 का टारगेट देख रहे, वो स्टॉप लॉस 1042 का लगाइए। चार्ट का चमत्कार के लिए वेदांता में खरीदारी की राय आई आशीष कयाल जी की तरफ से। 540 तक के टारगेट है, 516 का स्टॉप लॉस। अभी मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी को पसंद आ रहा है, भा रहा है सिटी यूनियन बैंक। बाई की कॉल उनकी तरफ से यहाँ पर फिलहाल आते हुए लंबी अवधि में। और निफ्टी देखें तो करीब आप देखें 78 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 274 अंक नीचे। और इस बीच अब हमारे साथ जुड़ रहे अरुण कुमार मंत्री जी। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए तो पहले इस वक्त की कॉल क्या होगी आपकी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट में सेल करने की 6540 6550 के आसपास चल रहा है। 6620 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। 6410 तक के टारगेट्स इसमें देखने को दोहराएंगे अरुण कुमार मंत्री जी? स्टॉक बताएंगे, स्टॉक नेम अगेन प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हुई जी। अंबर एंटरप्राइज में सेल करने की सलाह है। ओवरऑल एएमएस स्पेस मुझे लग रहा है वीकनेस दिखा रहा है, तो करंट लेवल पे सेल करने की सलाह रहेगी। 6620 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6410 तक के टारगेट्स। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस यहाँ पे बिकवाले की राय। पूरा EM स्पेस दिक्कत में तो है ही, और जो हम डिस्कस भी कर रहे थे काफ़ी पेन में, लेकिन केमिकल स्पेस में थोड़ी बहुत बाइंग और मेटल स्पेस में तो आज ठीक ठाक बाइंग है। फार्मा रखिएगा एक बार, वर्क हार्ट फार्मा में अच्छी तेज़ी, अजंता और एक बार टोरेंट फार्मा रखिएगा। टोरेंट फार्मा गाबा से इसका चार्ट देखेंगे, वीक मूड में भी देखिए निचले स्रोत से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अब चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 3792 के लेवल पर टोरेंट फार्मा ठीक ठाक लग रहा है या फिर अभी वेट करें? प्रिया, आपने मेरा BTST कॉल ले लिया।
टोरेंट फार्मा बढ़िया लगता है मुझे, सेटअप सही है, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड करा है 3797 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 3780, 17-18 रुपए। मेरे ख्याल से इसका टारगेट होना चाहिए 3840, फिर 3850, ये पॉसिबिलिटी है बीटीएसटी के तौर पर। अब दूसरा निकालता हूँ, टोरेंट फार्मा आप ले लीजिए। टोरेंट फार्मा, तो ये आपका ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया श्रेया ने, 3792 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और एक बार लेके आइएगा आप पूरी की पूरी कैपिटल गुड बास्केट, उसमें आप लेके आइए कमिंस, देन फिर आके खड़ा हो गया सिमंस, और उसके बाद एबीबी। तीनों स्टॉक्स के एक बार जरा इंट्राडे स्टॉक्स मतलब इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस फायर कीजिएगा। ये देखिए सिमंस पे 3170 पे डे हाई पर, कमिंस ऑलरेडी डे हाई पे ट्रेड करा था और वो थोड़ा बहुत पुल बैक अप जो है वो एबीबी में विजिबल है। अरुण, आपका टेक क्या है? आई मीन जैसे केमिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है आज, वैसे ही कैपिटल गुड्स अंडर द लीडरशिप ऑफ कमिंस आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है इसका। आज बीएचएल थोड़ा नदारद है पिछले 2 दिन में तेजी दिखाने के बाद। कैपिटल गुड्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको स्विंग पर्सपेक्टिव से? देखिए कमिंस में ही मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ है। इवन कमिंस और टोरेंट फार्मा दोनों ही मुझे बाय साइड काफी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कमिंस इंडिया यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज से परफेक्ट सपोर्ट लेके ऊपर वापस 4650 की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर बाई साइड लेना है कैपिटल गुड्स में तो कमिंस काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है 4495 के आसपास। मुझे लग रहा है 4650 तक के टारगेट्स में आ सकते हैं। ओके, चलिए अब इस समय जरा एक बार निफ्टी वापस देखते हैं, करीब करीब 80 पॉइंट नीचे। और कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, करीब करीब केन्स अब 11% नीचे, बट डिक्सन वापस लेकर आइए जरा। यार डिक्सन सर्किट की तरफ बढ़ रहा है अब, जिस तरीके से एकदम से गिरा है ये स्टॉक। और ये देखिए ये करीब करीब अब डिक्सन 9% नीचे आ गया है। देखिए डिक्सन सबसे स्ट्रॉन्ग ईएमएस स्टॉक है, लेकिन मार्केट में इस बार एक सेंस बन चुकी है क्लियरली कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन माने या जो भी माने। इसका एक बार जरा पूरा 1 महीने का चार्ट देखते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ वो, मैं नाम भूल गया किस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की थी, थीमेटिक फंड लॉन्च किया था अक्टूबर में ईएमएस स्पेस पे। और अगर उन्होंने भर रखे होंगे ईएमएस शेयर्स अक्टूबर से, तो वो फंड 30% गिर गया होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक 1 महीने का चार्ट सबका देखते हैं। डिक्सन 1 महीने में 17%, केन्स आई थिंक 1 महीने में 30% से ज़्यादा गिरा है, अंबर भी 1 महीने में काफ़ी गिरा है, और केन्स तो 40% गिरा है। लेकिन डिक्सन खास तौर से, डिक्सन एक बार वापस रखिए जरा। गौरांग जी, डिक्सन पर क्या व्यू रहेगा अब? क्योंकि डिक्सन एटलीस्ट एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें इन द पास कभी भी इस तरीके की गिरावट आई है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रही है। देखिए अनुज भाई, मेरे ख्याल से अभी अंदाजन मुझे पता है, अभी फिलहाल तो कवरेज है नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मिंग स्टॉक इस क्षेत्र का, और निरंतर अब लगातार गिरावट। जैसे मैंने पहले टिप्पणी की अनुज भाई के, कुछ समय तक छोटी मध्यम अवधि के लिए इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में दबाव रह सकता है। कारण स्पष्टीकरण मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर कुछ आलोचना लोगों के तरफ से, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ मैनेजमेंट के तरफ से कुछ गलतियां, जिसका स्पष्टीकरण आया नहीं और बाद में पता चला। अब ये सबको लेकर के हो सकता है छोटी मध्यम अवधि के लिए दबाव हो सकता है। और जिस भाव पर कामकाज कर रहा था डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर, अगर आप 2-3-4% की भी गिरावट देख ले तो बहुत बड़ा खामियाजा जो हर्जाना जो है वो कारोबारियों को चुकाना पड़ता है अगर वो ट्रेडिंग करते हैं। ओके, इस पर एक टेक्निकल कॉल भी ले लेते हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। डिक्सन टेक पे क्या व्यू रहेगा? जी अनुज सर, गुड आफ्टरनून। डिक्सन टेक में कंप्लीट ब्रेकडाउन है। 12700 का एक सपोर्ट था, वो भी ब्रीच हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 11800 11900 की तरफ बढ़ रहा है। इजीली मुझे लग रहा है 500-600 रुपए की डाउन मूव इसमें आ सकती है, तो क्लियर शॉर्ट है, और यहाँ से भी 500-600 रुपए गिरावट आ सकती है। डिक्सन टेक आपके स्क्रीन पे। इस बीच हम फिर डीलो की तरफ प्रोसीड करते हैं। और या फिर मतलब जो चीज़ हमें सिक्योर कर रही है वो ये है कि निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ 20 डे में तोड़ने के मूड में नहीं है। लेट्स सी क्या करता है ये। मैं स्कैनिंग कर रहा था पूरे बैंकिंग बास्केट की, निफ्टी बैंक के यूनिवर्स की। ऑल टाइम हाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक स्टिल स्ट्रॉन्ग, स्टिल होल्डिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। बैंक ऑफ बड़ौदा स्लाइटली बैकफुट पे, कैनरा बैंक बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, फेडरल बैंक बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, एचडीएफसी बैंक 50 डेमा के ऊपर लेकिन 20 डेमा के नीचे, और आईसीआईसीआई बैंक आज 200 डेमा के नीचे किसका है।
एक कंसर्न जो शायद अब हमें थोड़ा सा आई थिंक कंसर्निंग फैक्टर है, जो शायद पॉसिबली हमें ड्रैग करे 200 डिमा ये निफ्टी बैंक पे 20 डिमा के नीचे, वो है आईसीआईसीआई बैंक। राजेश, आप क्या मानते हैं? आईसीआईसीआई बैंक बहुत दिनों के अटेम्प्ट के बाद, मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद जब सक्सीड नहीं हो पाया, एफआईएस की सेलिंग 3-3.5 करोड़ की रोज आ रही है, एक बार फिर से 200 डिमा का टूटना, आईसीआईसीआई बैंक पे प्रेडिक्शन क्या लग रहा है आपको? तो वीरेंद्र जी देखिए, मैंने जब शो के शुरू में मेरे पास आईसीआईसीआई में सेल था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक पुल बैक मिलेगा, और वो पुल बैक यहाँ पे मिला है, जो भी है 5-10 पॉइंट का। आई थिंक इट इज क्लियर सेल यहाँ पे, क्योंकि इसने अपना 200 डीमा 1370 का लेवल तोड़ा है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1370 के ऊपर, प्रोबेबली 1375 छोटा स्टॉप लॉस, और 1380 टू बी ऑन द सेफर साइड एक स्टॉप लॉस रख के सेल करें। वीरेंद्र जी देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो 1350 के आसपास एक स्विंग लो बनता है, जो हमारा टारगेट 1 है। अगर वो टूटता है, फिर मुझे लगता है ये करीबन 1320 तक टूटेगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ड्रैग करेगा। एक आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर डालता हुआ, और वही एक कारण है इस वक्त के सबसे, अगर आप देखें वीक स्ट्रक्चर्स में, एक आईसीआईसीआई बैंक हो गया, देन इंडसइंड बैंक भी कोलैप्स हो रहा है थोड़ा सा, और पीएनबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, तो इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ी दिक्कत का सबब है। अनुज, अभी तक तो निफ्टी बैंक पे उस ट्रजेक्टरी को हमने अगेंस्ट ऑल आई थिंक ऑड्स होल्ड किया हुआ है, बट होल्ड कर पाएगा अनुज? देखिए, पता नहीं मुझे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज सिर्फ एक ट्रेड प्ले आउट हुई है। आज हमने सुबह एक व्यू लिया था निफ्टी पर, जो स्ट्रैटेजी हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि अगर 25,900-950 के बीच में रिजेक्शन मिले तो 25,950 के स्टॉप के साथ सेल करिएगा। 948 का ही हाई रहा, वो ट्रेड प्ले आउट हुई। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने व्यू लिया था कि सेल ट्रेड नहीं लेंगे बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में वो सेल ट्रेड प्ले आउट हुई है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं, अगर अभी भी मेरा व्यू ये रहेगा, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, तो कि अपनी ट्रेड्स को इंट्राडे ही रखें, किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो आजकल में जो हो रहा है उसको लेकर कल, क्योंकि अब कल एक लॉटरी है। कल या तो आपको बड़ा गैप अप मिलेगा या बड़ा गैप डाउन मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आज फेड क्या कहेगा। मोर देन रेट कट तो अब हर कोई मान के चल रहा है, जो रेट कट आएगा उसके बाद पावल साहब क्या कहेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आज जो भी हो अपनी पोजीशन को समेट कर जाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे मार्केट को लेकर। वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। क्या हो गया मार्केट को आपके हिसाब से, और ऐसे में एडवाइस क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए? अनुज, हो क्या गया है मार्केट को, वही डिसाइफर कर रहा था मैं। तो एक चीज उभर के सामने आ रही है कि बहुत सारा स्मॉल कैप की सेलिंग आ रही है एफआईआई से। एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स के जो टॉप 10 वेटेजेस हैं उसमें गिरावट अगर ज्यादा होती है मुकाबले नेक्स्ट 10 के, और उसकी मुकाबले नेक्स्ट 10 के, तो ये क्लियर हो जाता है कि सेलिंग आई है इंडेक्स फंड्स वालों की, स्पेशली इन द ब्रॉडर मार्केट विच हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। आज की तो अभी डिसाइफर करनी है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई डोमेस्टिक वाले स्मॉल कैप में परसों कितने पैसे डाले थे उन्होंने, फिर भी 72 करोड़ पॉजिटिव था। वो एक नंबर थोड़ा सांत्वना देता है। डोमेस्टिक फंड्स ने तो नहीं बेचा, डोमेस्टिक फंड्स ने इतना नहीं बेचा होगा क्योंकि उनको तो इनफ्लो आया था कल नहीं परसों। सो आई थिंक सेंटिमेंट थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में इसलिए वीक है क्योंकि इंडेक्स फंड्स की, एफआईआई की इंडेक्स फंड की सेलिंग आई है पहली बार। सो दैट्स वन थिंग विच इज वेरी क्लियर। अब क्या एडवाइस करते हैं? मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर इन्वेस्टर। फॉर ट्रेडर आई कांट अग्री विथ यू मोर। समेट के जाएं पोजीशन, ज्यादा एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब 2 कॉन्सेक्यूटिव डे ब्रॉडर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी दिखे इन टर्म्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस टू निफ्टी। सो डोंट कैरी पोजीशंस, वन, बिकॉज सबको, किसी को पता नहीं क्यों इतनी ब्रॉडर मार्केट में वॉलेटिलिटी कल थी। और सेकंड, फॉर इन्वेस्टर्स तो बाय ऑन डिप रहेगा क्योंकि आज भी 117 की प्रीमियम पे चल रहा है 30th का दिसंबर का सिंथेटिक फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अगर दिसंबर एक्सपायरी राइट ऑफ होती तो ये स्क्वीज हो जाता 50 रुपए पे, जो कि नहीं हुआ है। तो कैश मार्केट सेलिंग आई है, डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग नहीं है, तो इट्स नॉट स्पेक्युलेटिव सेलिंग, सम कैश मार्केट। सो आई पर्सनली थिंक स्टिल पॉजिटिविटी है फॉर द दिसंबर एक्सपायरी।
लेकिन फिरोज एक चीज़ ये जानना चाहूँगा मैं, इक्विटी मार्केट्स को लेकर अगले 3 से 4 महीने का प्रोस्पेक्टिव क्या बनेगा? देखिए आज यूएस में रेट कट हो जाएगा, बाजार ये सेंस करके चल रहा है। बाकी कमेंट्री में क्या कहा जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। मई में जो है फेड के चेयरपर्सन चेंज हो जाएंगे और वो जो नए आएंगे वो तो रेट कट करेंगे ही करेंगे, सब्सटेंशियल रेट कट्स करेंगे, उनका सेंस यही कहता है, और वो जिस खेमे से आएंगे वो ये करेंगे। आप एक बात देखिए, फिर प्रीशियस मेटल्स तेजी पकड़ रहे हैं। लुक एट गोल्ड, लुक एट सिल्वर। हम वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को। क्या सेंस बन रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए? वीरेंद्र सर, अगर आप देखते हैं, वन तो अंडर परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट। इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतना अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे। 1 ईयर की अगर आप डेटा देखते हैं तो ऑफ कोर्स लास्ट ईयर भी इसी के इर्द गिर्द थे, इसी के इर्द गिर्द वापस आ गए। रहा सवाल मार्केट की जो 3-4 महीने में क्या होने वाला है, आइडियली 3-4 महीने में मैं कहता कि 27,000-28,000 होने की बहुत अच्छी उम्मीद है। बट एक ही पार्टी स्पॉइलर है, इस पे कोई तवज्जो दे नहीं रहा है। सेबी का एक सर्कुलर आया था जून जुलाई में, जो लॉन्ग पोजीशंस को ऑप्शंस मार्केट में रेस्ट्रिक्ट करता है 1500 करोड़ पे। 5 साल से शॉर्ट पोजीशंस रेस्ट्रिक्टेड थी। कोविड के लॉकडाउन के एक दिन पहले से शॉर्ट पोजीशंस 500 करोड़ पे रेस्ट्रिक्टेड थी नोशनल। बट ये जो अब जो लॉन्ग पोजीशन को रेस्ट्रिक्ट किया है, विच इज वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लॉन्ग पोजीशन को रेस्ट्रिक्ट करना विच इज अ नेचुरल ट्रिक, वो एक हुआ है। इसीलिए वो जो शॉर्ट कवरिंग की रैली इज सो शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि 1000 पॉइंट निफ्टी जाती तो शॉर्ट कवरिंग चालू हो जानी चाहिए थी मेरे अंदाजे से भी। बट ये जो 1500 की लॉन्ग की लिमिट है ना, तो लोग अनलिमिटेड लॉन्ग नहीं कर पा रहे ऑप्शंस मार्केट में, जो पहले होता। तो 80% की फ्यूचर शॉर्ट लेके बैठी है एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में, बट उनको शॉर्ट स्क्वीज मिल ही नहीं रही है। 1000-1500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी वो फंस नहीं रहे क्योंकि सबके पास लिमिट है लॉन्ग करने की, जो पहले नहीं थी जून के पहले, और वो भी डेल्टा लिमिट है, पहले वो नोशनल लिमिट थी, नोशनल पे चलता था। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से झुकाव ऊपर की तरफ रहेगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। बट अगर ये सर्कुलर ना होता तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहता कि शॉर्ट कवरिंग हो ही जाएगी अगले 3-4 महीने। लेकिन फिरोज जी, सवाल अहम यही है और बड़ा यही है और सबके जहन में भी यही है कि करना क्या है इस मार्केट में। और मार्केट में लोग आते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, जो कि अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो कैसे नेविगेट करें? श्रेया, अगर आप ये देखती हैं तो मैं ये कहता हूं कि पैसे बनाने के लिए तो आते हैं, बट मेरा उद्देश्य पैसे कितने बन जाए उतने अच्छे, लोग कहते हैं। बट मैं कहता हूं कि आपको अगर मार्केट में सेक्टर चूज करने, तो आपको इस आधार पे चूज करने हैं कौन सा सेक्टर निफ्टी को अगले 2-3 सालों तक 5% कंपाउंडेड आउट परफॉर्म कर सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसके हिसाब से रणनीति बनती है। लोग रणनीति बना लेते हैं, लक्ष्य पूरा नहीं होता। सो लक्ष्यों की बात ये नहीं कह रहा हूं रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपको ये देखना है कि निफ्टी को कितना बीट करना है आपको, और उसका सबसे सरल और सबसे अच्छी संभावना वाला तरीका क्या है। सो नाउ कमिंग टू, अगर ये ऑब्जेक्टिव हो, अगर आपको निफ्टी को 5%, 4% से पोस्ट कॉस्ट बीट करना हो, विच आई थिंक इज गुड, बिकॉज निफ्टी 11-12 देगी, अगर आप 16 की कंपाउंडेड कर लें तो 3-4 सेक्टर हैं। ऑटो सेक्टर की इंडेक्स फंड में खरीद सकते हैं आप। बैंकिंग सेक्टर भी अगर आप बाय ऑन डिप्स खरीदते जाएंगे तो आई थिंक उसकी वैल्यूएशन सब्सटैंशिएट करेगी। कंजम्पशन के 1-2 सेक्टर फंड्स क्रिएट हुए हैं, उसमें आप खरीद सकते हैं। 27 कंजम्पशन की थीम के फंड्स हैं जो इंडेक्स फंड जैसे हैं, तो ये 3 खरीदेंगे तो अब लक्ष्य ऐसा नहीं है कि अरबों रुपए बन जाए। निफ्टी को 4% पर एनम आप बीट कर पाएंगे, जो कम नहीं होता ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। फिरोज जी, इस समय मार्केट में कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है ईएमएस स्पेस में, चाहे आप केन्स देख लें, चाहे आप डिक्सन देख लें, या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उससे पहले। इस स्पेस में एकदम से क्या हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंट डैम्पन हुआ वो एक डोमिनो इफेक्ट आया है सर। आप देखें, थोड़े बड़े फंड्स ने थोड़े इंपॉर्टेंट काउंटर्स में एग्जिट किया है। आप देखें जैसे ब्लॉक डील्स हैं और फंड की फैक्ट शीट्स देख रहे हैं, तो टॉप 4-5 फंड्स हैव एग्जिटेड सम ऑफ द काउंटर्स व्हिच आर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। इस पे अगर कोई डीप ड्वेल करेगा, उसका एक डोमिनो इफेक्ट आया है, रेजिस्टेंस टूट गई है, फ्रॉथी ओनरशिप, हर शेयर की हम वो फ्री फ्लोट किसके हाथ में है ये चेक करते हैं। तो इसमें आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन एग्जैक्टली दी स्टॉक्स, बट इसकी जो एनालिसिस है, जो फ्रॉथी ओनरशिप है वो निकल जाती है जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं। तो लार्ज एएमसीज हैव सोल्ड सम ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आर फ्लैशिंग, आप फैक्ट शीट्स चेक करें। सेकंड, उसके बाद फ्रॉथी ओनरशिप जो होती है, मोमेंटम खरीदती है, वो पूरी हट जाती है एक साथ। ये हुआ है इन काउंटरों में। जैसे कि एक मुझे भी पता नहीं था,
कई सालों पहले, 2-3 सालों पहले, कि आपको ब्लूमबर्ग पे हर स्टॉक के, जैसे रिलायंस एक सबसे बड़े इंडेक्स स्टॉक है, उसके पूरे ओनर्स, इंस्टीट्यूशनल ओनर्स 400 स्टॉक से ज्यादा के हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साल भर पहले क्या था और अब क्या था, तो आपको पता लग जाता है हाथ कहां बदल रहा है स्टॉक का। उसके बगैर एक ट्रेडर काम कर रहा है, तो आई थिंक ही इज डूइंग इनकम्प्लीट डेटा। सो इफ यू डू दैट एनालिसिस फॉर द स्टॉक्स, यू विल सी दैट द हाइपोथेसिस इज ट्रू। अच्छा फिरोज, अभी जिस स्पेस का जिक्र हुआ, एक स्टॉक पे कन्वर्ट करते हैं उसी डिस्कशन को। इंडिगो, ये जो डेवलपमेंट था और जो टेक्निकल प्लेसमेंट है इस स्टॉक, आई मीन द वर्स्ट फेज ऑफ इंडिगोज करियर, इस प्राइस पे आपका टेक क्या 4830 पे? एक एक्शन सरकार ले चुकी है, अब सीरीज ऑफ एक्शन माइट भी आए। कल उनका स्टेटमेंट आया, आई मीन इंडिगो हेड का, कि सारे ऑपरेशंस रिज्यूम हो चुके हैं, बैक ऑन ट्रैक। आपका व्यू क्या कर रहा है इस प्राइस पे? जो लोग ट्रैप हैं या फिर जो लोग इस प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ रिस्क लेना बनता है, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे क्या इस प्राइस पे? वीरू सर, मैं तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन स्टॉक, बट मैं एक रणनीति बता सकता हूँ स्टॉक की, जो आदमी एनालिसिस कर सकते। तो पहले तो मैं ये चेक करता कि भाई लेटेस्ट फंड मैनेजर जिसने इंडिगो खरीदा था, उसकी मैं या तो फिर वार्तालाप करता हूं, उसकी स्टडी करता हूं। सो आई पर्सनली थिंक ऐसी बुरी खबरों में अगर एक बिजनेस, नॉट जस्ट इंडिगो बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन अ स्पेसिफिक स्टॉक, कोई भी बिजनेस में ऐसी विपता एक अपॉर्चुनिटी में मानता हूं जनरली, स्पेशली अगर ये लॉन्ग टर्म बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करेगा। आज अगर कोई कंपनी 60% मार्केट शेयर ऑफ अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री लेके बैठी है और उसमें एंट्री बैरियर्स इतने ज्यादा हैं, कैपिटल बैरियर्स इतने ज्यादा हैं। देखिए, कैपिटल बैरियर इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा है, एंट्री बैरियर भी इतना आसान नहीं है, राइट? इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए अर्जों बिल आने पड़ते हैं, तब जाके आपको इंटरनेशनल फ्लाइंग का लाइसेंस मिलता है। तो आई पर्सनली थिंक ऐसी विपताएं, आपको ये प्रश्न पूछना है कि किसने खरीदा है, किसने बेचा है, तो उनकी ओपिनियंस देखना मेरे हिसाब से बहुत अनिवार्य होता है। दूसरा ये देखना है कि 60% मार्केट शेयर, एंट्री बैरियर इज वेरी डिफिकल्ट, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, शॉर्ट लिव्ड एडवर्सिटी, गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, चलिए फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे फिरोज जी अब बस मुलाकात होगी वीकेंड पर, मार्केट गुरुकुल में जुड़ रहे हैं आप, बताइए क्या खास होगा और क्या आप हमारे लिए लेकर आ रहे हैं इस बार गुरुकुल में? सर, सिद्धांत ला रहा हूं कि भाई बुनियाद कैसे हो इनिशियल कैपिटल बनाने की। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो सबसे बड़ी दुविधा वो होती है कि यार पहले पैसे कहां से लाऊं मैं, 10-20 लाख रुपए जिस पे मैं कुछ कर्न कर सकूं, वो लाएंगे। और बहुत सारे सिद्धांत ऐसे लाएंगे जो आप बुनियादी बातें हैं और क्या नहीं करना है, जो गलतियां फिरोज ने करी वो आपने नहीं करनी है, वो बताएंगे गुरुकुल। चलिए, तो कुछ गलतियां जो फिरोज ने करी आपने वो दोहराएं, इसीलिए गुरुकुल लोग वैसे एक चीज़ कहेंगे, लोग एक चीज़ कहेंगे वैसे कि फिरोज ने जो गलतियां की, चलिए हम वो भी कर लेंगे, बस फिरोज जितना जैसा बन जाए बस उतना काफी रहेगा। हम तो वो भी करने को तैयार हैं। आप मेरे गुरु हैं जी, तो मैं आपके इंस्पायर हो रहा हूं, सो आई थिंक दैट विल बी गुड। नहीं फिरोज जी, यू ऑलवेज बीन नाइस, थैंक यू सो मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, बट बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हर बार। जी हाँ, सेशंस बहुत सारे हैं, फिरोज का एक सेशन है, और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा अनुज अपडेट दूंगा। यहाँ पर हेमंत जी का एक सेशन जो होता है, हेमंत ठुकराल जी का, वो स्पेशल हमेशा से होता है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने इस गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया था कि हेमंत जी का सेशन जरूर होना चाहिए, तो भारी मांग पे हेमंत जी का सेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट वन मार्केट गुरुकुल के इस बार की इस अध्याय में जो लास्ट सेशन होगा वो हेमंत जी के साथ होगा, लगभग 1.5 घंटे का सेशन। तो जुड़ जाइए 13 और 14 दिसंबर को। ये हम नया ऐड कर रहे हैं, बेसिकली नया ऐड कर रहे हैं। और इसमें कोई स्पेसिफिक है, मतलब कि जो स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे? देखिए अनुज, हमने इसमें कोर डेरिवेटिव से बात तो नहीं करेंगे, मतलब रोल ओवर वगैरह बात नहीं करेंगे, बट एक इन्वेस्टर के लिए कैसे डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल, मतलब आप अपनी टोटल कैपिटल का लगभग कुछ अंश कैसे आप हेज कर सकते हैं, किसी इवेंट के लिए मद्देनजर अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की बड़ी होल्डिंग्स के जरिए जनरेट करनी है, उस पर चर्चा होगी इस सेगमेंट में। चलिए ठीक है भैया। तो गुरुकुल से जुड़ जाइए, मार्केट गुरुकुल से, और QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, इसको स्कैन कीजिए। फी स्ट्रक्चर और कोर्स कंटेंट, स्पीकर, सब का सब विवरण आपको इस QR कोड के जरिए मिलेगा। मार्केट गुरुकुल 2 दिन का वेबिनार 13 और 14 दिसंबर को। लौटते हैं एक बार बाजार पे, इट्स 15:10, 3:10। अनुज, अब आते हैं रणनीति पर।
मोर और लेस अनुज हमने कल के लो को रिविजिट किया, मोर और लेस आपने 50 डे को सेकंड डे रिविजिट किया और मोर और लेस आज का हाई 20 डे, यानी बाजार ने कहा जनाब मुझे अभी यहीं रहने दीजिए, मैं इस इवेंट को देखना चाहता हूँ। राय क्या रहेगी अनुज कल के लिए? देखिए कल के लिए जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि ज़ीरो पोजीशन, हल्का सा भी आप आज के मार्केट से इन्फ्लुएंस ना हो कि कल के लिए इसका कोई ट्रेंड बन रहा है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी ख़राब है और अगर कल गैप अप हुआ तो एक रिस्क रहेगा उस गैप अप में सेलिंग आने का, और एक फेड के फैसले से पहले एक बड़े ट्रेड के लालच से बचें, और अगर बाई चांस गैप डाउन आ गया तो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दैट केस आप अगर कल के लो को नीचे खोलेंगे तो खैर एनीवे जो भी है कल गैप डाउन या गैप अप जो भी होगा उसके बाद मौका मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको प्रीएम्प्ट करने की, और इस समय मार्केट में पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा बनाया ही जाए हर मार्केट में, इस मार्केट में थोड़ा सा फोकस अपना पैसा बचाने पे करिए। चलिए एक काम करते हैं, यरन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज डीलिंग रूम्स के फोकस में दो स्टॉक्स हैं। सबसे पहले पेटीएम, यहाँ डीलर्स जो है ब्लॉक डील की चर्चा कर रहे हैं, शायद बहुत जल्द एक बड़ी ब्लॉक डील की यहाँ उम्मीद है जो शायद यहाँ से डिस्काउंट पे हो, और इसीलिए यहाँ एसटीबीटी की स्ट्रैटेजी डीलर्स सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए 1225 से लेके 1250 तक के टारगेट्स के लिए। तो शायद यहाँ से काउंटर में 2 से 4% की गिरावट आ सकती है। और इसी तर्ज पे कोफोर्ज ये भी काउंटर है जहाँ डीलर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 1780 से लेके 1790 तक के टारगेट्स के लिए। काउंटर काफ़ी वीक है, येस्टरडे भी बहुत प्रेशर था, लेकिन आज सुबह थोड़ा बहुत स्टॉक रिकवर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिकवरी में काफ़ी सेलर्स हैं और इसीलिए डीलर्स यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। बिल्कुल, पेटीएम और कोफोर्ज दोनों पर बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से। ये अपडेट डीलिंग रूम चेक से आपके लिए आता हुआ। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी लेना शुरू कर देते हैं। अरुण कुमार मंत्री जी बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? शायद एक बीटीएसटी कॉल के साथ जाना चाहूंगा। फार्मा में मुझे लग रहा है मोमेंटम है, तो इप्का लैब्स में खरीदारी की सलाह है। 1474 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे खरीदे। 1459 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1508 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ और मोमेंटम कैरी होना चाहिए। ओके, इप्का लैब्स ये हो गए अरुण कुमार मंत्री जी के पे। गावा सर बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? आई थिंक ध्यान होना चाहिए डीमार्ट पर शॉर्ट लगता है, डीमार्ट वीक है, काफी गिरावट हुई है। ट्रेड करा 3815 186 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 3830 का, और पॉसिबल है कि 3000 देखने को मिल सकते हैं। 1:1 है डीमार्ट। ओके, डीमार्ट आपका सेल कॉल 3814 पे। हाँ, मैं भी देख रहा था इसके साथ बहुत ही वीक स्ट्रक्चर, शॉर्टिंग। राजेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीर जी देखिए एक लॉन्ग करके जाऊंगा, वो है आईसीआईसीआई प्रू। अब इसका चार्ट देखिए बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। 640 का वो ब्रेकआउट लेवल थ्रेशोल्ड लेवल था जिसके ऊपर ये क्लोज दे रहा है एट लेवल ऑफ 645। इट्स अ बाय। 635 का स्टॉप लॉस रखे, 660 प्लस के बीटीएसटी के टारगेट होंगे आईसीआईसीआई प्रू। ओके, आशीष कयाल जी आप बताइए बीटीएसटी एसटीबीटी। देखिए बीटीएसटी में रैमको सीमेंट यहाँ पर एक काफी सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और गुंजाइश है ऊपर की साइड ब्रेकआउट आए तो रैमको सीमेंट पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस नीचे लगाना होगा 990 का और टारगेट 1080 का ये स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं चंदन के पास। चंदन जी बताइए आपके पे कल के लिए। बिल्कुल, मैं रिपीट करूंगा क्यूमेंस में पॉजिटिव सेटअप है और यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4475 के आसपास का सपोर्ट है ऊपर में, 4680 4700 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए तो एक कमेंट्स हो गया। अब एक काम करते हैं, बीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू कैसी रही आज की मार्केट ब्रेथ? कुछ परसों जैसी अनुज, टुवर्ड्स क्लोज। थोड़ा पेन था अनुज क्लोजिंग के वक्त, और अधिकतर एग्रेशन जो था बाजार का सुबह सुबह जो दिखाई दे रहा था परसों का हाई, कल का हाई क्रॉस करने के बाद वो टुवर्ड्स एंड थोड़ा सा फीका पड़ गया। आज एक बार फिर से बाजार ने शॉर्ट बटन प्रेस किया, 84 शॉर्ट और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बाजार में नजर आई। 68 लॉन्ग अनवाइंडिंग, 16 में लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 45 पे। आइए देखते हैं कि करके आज ऑटो स्टॉक्स में, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में और मेटल्स में अगर आप देखें अच्छे मूव थे, तो थैंक्स टू मेटल्स, ऑटो एंड कैपिटल गुड्स। आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग बिल्डअप, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे मजबूत स्ट्रक्चर बैंकों में, एचडीएफसी लाइफ, ग्लेनमार्क, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग क्रिएट हुए। फिर आते हैं यहाँ पर शॉर्ट कवर, हिंदुस्तान जिंक एब्सोल्यूट केस ऑफ शॉर्ट कवर, एचडीएफसी एमसी, वेदांता, आयशर मोटर्स, सिमेंस। आयशर मोटर्स की क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग थी और सिमेंस और जो कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग थी। केन्स टेक कल चला, आज फिर पलटा और ह्यूज शॉर्टिंग इस स्टॉक में।
डिक्सन में कोलैप्स, कंप्लीट कोलैप्स, बीएससी में शॉर्टिंग, परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में और एम6 आज कैपिटल मार्केट थीम में याद रखिएगा काफ़ी शॉर्टिंग हुई। और लास्ट स्लाइड लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट अब हो रहे हैं, अब जिसे कहते हैं ना इंटायर बुल लिक्विडेशन, और कोफोर्ज, एटर्नल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और नायका इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अनुज बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज आप एफ&ओ में या तो लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं। 2025 काफ़ी ख़राब साल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। निवेशकों को रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थी और उन्हें मिले हैं नेगेटिव रिटर्न्स। खैर 2025 जाने को है, थैंक गॉड फॉर दैट, और अब नज़र 2026 पर है। और जब भी नया साल आता है तो कोई ना कोई उम्मीद रहती है। 2026 में सिटी अपने एक धुरंधर शेयरों की लिस्ट लेकर आया है। उनका मानना है कि इन 5 शेयरों में 40% तक के पोटेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं। कौन से हैं ये 5 स्टॉक्स, श्रेया से जानते हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल, देखिए 2025 काफ़ी ख़राब रहा, सुस्त रिटर्न्स मिले हैं निवेशकों को, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स ही कहा जाए। लेकिन 2026 शायद एक अच्छा साल हो निवेशकों के लिए, और सिटी ने इस लिहाज से कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स बताए हैं जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, जहां से 40% के रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो 2026 में इनकी चाल करेगी कमाल। इनमें शुमार है बैंक, टेलीकॉम, ऑटो, हेल्थ केयर और डिफेंस स्पेस। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर थोड़ा बचना चाहिए। इनमें शामिल हैं आईटी, एफएमसीजी और मेटल। यहाँ पे हाल हो सकता है बेहाल। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। सिटी ने 5 ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जहाँ पे 40% तक के उनको रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। अभी जो टारगेट है वो 870 का रख दिया, यानी कि 40% का अपसाइड, 640 के आसपास से कारोबार कर रहा है। अब उनका मानना है कि ग्रोथ यहाँ पर फिर से ट्रैक पर आ रही है, मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, तो आईसीआईसीआई प्रू रडार पर रखिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने सुझाया जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स 800 तक के टारगेट, 37% का अपसाइड। ये जिस तरीके से पॉपाइज का एक्सपेंशन कर रही है, 20 मिनट की डिलीवरी लेकर आ रही है, ये एक चीज़ अच्छी नजर आ रही है सिटी को, तो जुबिलेंट फूड वर्क भी रहेगा रडार पर। तीसरे नंबर पर HPCL भी सुझाया है उन्होंने। HPCL यहाँ पर अर्निंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, डिविडेंड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है HPCL की तरफ से, तो निवेशक इसको भी रडार पे रख सकते हैं। 595 तक के टारगेट, यानी कि 33% का शानदार अपसाइड सिटी देख रहे हैं। इसके अलावा ल्यूपिन ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। हालांकि इसने 2024 में भी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। ल्यूपिन 2280 तक के टारगेट्स, 10% का अपसाइड सिटी देख रहे हैं। लेकिन वोल्टास, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, 2025 सुस्त रहा और अभी भी देखिए एसी वाले सेगमेंट में अभी भी यहाँ पे सुस्ती है। लेकिन सिटी मान के चल रही है कि मार्केट शेयर अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, यानी अर्निंग्स भी इंप्रूव होंगे। तो 1775 तक के टारगेट आए हैं, 33% का अपसाइड वोल्टास में भी देख रहे हैं। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स जो आपको रडार पर रखने चाहिए, और सेक्टर स्पेसिफिक भी हमने चर्चा की जो सिटी के रडार पर है। शुक्रिया, कार्यक्रम में रहिए श्रेया आप। शुक्रिया वैसे आपका, लेकिन स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर देता हूँ एक बार फिर से, प्लीज़ जरूर लेके आइए। जो सिटी की बेस्ट चॉइस है फॉर 2026, आप एक एक करके एक बार डायरेक्टर साहब हो सके तो रख दीजिएगा। और कुछ देर में ये जो सेगमेंट था मैं ट्वीट भी कर दूंगा और आपको CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिल भी जाएगा। आपके स्क्रीन पे ICICI प्रू लाइफ फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 870, 40% का अपसाइड यहाँ पर। उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क्स, मोर और लेस ये स्टॉक इस ठंडा रहा है इस साल काफ़ी हद तक का। उसके बाद HPCL OMC इस बास्केट में लगभग 595, 33% के अपसाइड की प्रोडिक्शन है यहाँ पे। वोल्टास मेरे ख्याल से बेटर रिस्क रिवॉर्ड तलाश रही है सिटी यहाँ पर, और लगभग 1775 का लक्ष्य यहाँ पे। ल्यूपिन 2026 में करीब करीब 10% की अपसाइड की, और ये रहा पूरा का पूरा सिटी का अगर आप देखें चॉइस फॉर 2026। वोल्टास पे एक बार एक टेक चेक लेते हैं। वोल्टास की प्लेसमेंट क्या है चंदन? ये वाइट गुड सेगमेंट CY25 में डिस्टर्ब रहा, बहुत डिस्टर्ब रहा। लेकिन जब मैं वोल्टास को देखता हूँ एक चीज़ अच्छी है, इसने पूरा का पूरा CY25 एक रेंज में गुजार दिया बिटवीन आई थिंक 1200 एंड 1400। वर्स्ट केस में 12 एंड बेस्ट केस में 1400। वोल्टास का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? क्या वर्स्ट प्राइस में फैक्टर इन है क्या? देखिए वीरू, काफी महीनों से एक रेंज बाउंड बायस है, और अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग आ जाती है, ऊपर में फॉलो भले मत आओ। और ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, और उसका नेगेशन भी ऑलरेडी 1300 के सपोर्ट से बन रहा है, और वैसे भी एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 1310 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और जिस हिसाब से कल के दिन नेगेशन होकर आज फॉलो बाइंग लग रहा है, एक बार 1400-1418 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं।
ओके, वोल्टास 1344 पे, ये चंदन जी का टेक है। एक दो स्टॉक्स यहाँ पे और मैं मेंशन कर देता हूँ इस क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से। एक चीज़ विजिबल थी स्क्रीन पे, क्लियरली विजिबल थी कि आज जो कैपिटल मार्केट थीम है वो खासा प्रॉफिट टेकिंग मोड में है। वो जो था ना लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर्स, आज बीएससी बहुत दिनों बाद फाइनली 50 डे मार्क नीचे क्लोज होता हुआ, एमसीएक्स बावजूद इसके के जो सिल्वर था आज 190 के ऊपर गया, गोल्ड में स्ट्रेंथ थी, 20 डे में एमसीएक्स ने तोड़ा। उसके बाद आप लेके आइए सीडीएसएल आज मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं इसे बारीकी से तो CY25 कैलेंडर वर्ष 2025 में थर्ड टाइम 20 डे ये 200 डे मार्क नीचे क्लोज हो रहा है। अरुण जी, सीडीएसएल प्रोजेक्शन क्या है? आई मीन 1500 का साइकोलॉजिकल लेवल गया, आपका 200 डे मार्क गया, प्रोजेक्शन क्या बनता है सीडीएसएल में अब? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है वापस ये अपने रिसेंट लोज के आसपास जा सकता है। अराउंड सितंबर में जो लोज बने थे और 1440 के आसपास, वहां तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर जाना ही चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, अगर 1440 नहीं होल्ड करता है देन बड़ी गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल तो ट्रेंड डाउन है, क्लियर नीचे के लेवल्स नजर आ रहे हैं। 1440 तक मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर ये जाना चाहिए। ओके, फिलहाल तो ट्रेंड डाउन है। आज अगर सिर्फ एक स्टॉक जो सॉर्ट ऑफ अच्छा चला वो था आपका मीशो। क्लियरली एक शानदार लिस्टिंग और आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर भी रहा एक्चुअली मीशो। वोडाफोन आइडिया के बाद, वोडाफोन आइडिया तो खैर रोज़ टॉप ट्रेडेड होता है, लेकिन उसके बाद मीशो 53% के अच्छे गेंस के साथ बंद हो रहा है यहाँ पर। अच्छे गेंस रहे। इसके अलावा एक बार इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए ज़रा। और आज सुबह भी हमने इसको रेड में ही लिया था क्योंकि अब 3.5% नीचे है ये स्टॉक और एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है ये 47.96 पर इस समय इंटरग्लोब एविएशन बंद होता हुआ। चंदन जी, इसमें शॉर्ट कैरी करें या फिर टू रिस्की? देखिए, शॉर्ट्स तो बने हुए हैं और कोई भी स्ट्रक्चर देखे तो वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है, बट हम समझ सकते हैं कि 6000 से 4800 के बाद में शॉर्ट लेना रिस्की हो सकता है। बट फिर भी किसी को लेना हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि ले सकते हैं विद द बेयर पुट स्प्रेड। आप एक पुट ले लीजिए, उसके सामने बेच दीजिए, अदरवाइज 4700 या 4600 के ओटीएम पुट लेके आप ट्रेड को और ट्रेंड को प्ले कर सकते हो। बट यस, ध्यान रखें फ्यूचर में अब इस लेवल पे नहीं पोजीशन लेने की सलाह रखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन 3.5% नीचे, हाँ फिलहाल अवॉइड है ये स्टॉक। कुछ काउंटर्स जो ऐसे मूड माहौल में भी, वीक बाजार में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एफएमसीजी पैक से लेकर आइए इमामी रखिए स्क्रीन पर। 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ इमामी अभी भी कर रहा है कारोबार और यहीं पे क्लोज होने की तैयारी भी है 525 के लेवल पर। अब परसों तरसों शायद अरुण कुमार मंत्री जी आपने ही सुझाया था इमामी और बताया था कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इमामी हाथ लगाया जा सकता है स्टॉक पर। 525 इन लेवल्स पर चेस करना चाहिए और अपसाइड देख रहे हैं आप? शायद इसी लेवल के आसपास सजेशन था। 525 527 चल रहा था जब स्टॉप लॉस 517 के आसपास था, तो अभी भी सेम लेवल्स के साथ लेके चल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है, मार्केट का थोड़ा सपोर्ट स्टॉक को नहीं मिल रहा है, पर मुझे लग रहा है जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत आपको बाइंग नजर आएगी, मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। तो सेम ट्रेड अभी भी ले सकते हैं, 517 का स्टॉप लॉस लगाए और 542 तक के टारगेट्स ना। ओके, चलिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार जरा निफ्टी पीएसयू बैंक लेकर आइए ज़रा एक बार। और मैं एक चीज़ अब कह रहा हूं पीएसयू बैंक्स पर, हम इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा एक बार। 6 महीने का निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट रखिए ज़रा स्क्रीन पर। मैं काफ़ी पॉजिटिव राउंड से, आपको याद होगा पीएसयू बैंक्स पर लगातार बात हुई है। पीएसयू बैंक्स पर पिछले 3-4 दिन का प्राइस एक्शन अब मुझे सजेस्ट कर रहा है कि अब यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को समेटें, क्योंकि इसमें अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, और बुक करें। क्योंकि लास्ट 3-4 दिन का जो प्राइस एक्शन है, जब लीडिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं एक साइन होता है मार्केट में एक करेक्शन का, और ख़ासतौर से उस सेक्टर की करेक्शन का। और अगर आप देखें, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इंडियन बैंक। अगर आप इंडियन बैंक का फॉर एग्जांपल 6 महीने का और 1 महीने का चार्ट देखेंगे, ये तो आज का चार्ट है इंडियन बैंक का, लेकिन ये 6 महीने का चार्ट है। देखिए 24% अभी भी शानदार रैली है और बहुत अच्छे गेंस रहे होंगे, और हमने 600 से लगातार इस पर पॉजिटिव व्यू लिया था, लेकिन 1 महीने का व्यू देखें तो करीब करीब 11% गिर चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे भी इस तरीके के रिस्क ओपन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मार्केट को सेंस बन रही है कि वो जो रेट कट आया उसके बाद अब एक मार्जिन पीक हो सकते हैं शायद यहाँ पर, और पिछले 3-4 दिन से इन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना शुरू करा है।
तो एक बार के लिए तो शॉर्ट नहीं करना, वो आपकी कॉल हो सकती है, क्योंकि आज मैकवारी की रिपोर्ट भी आई है, वो टेक्निकल शॉर्ट भी ले रहे हैं इसके ऊपर, वो आपका कॉल है, आपको शॉर्ट लेना है या नहीं लेना है। लेकिन अब एक सेंस बन रही है कि पीएसयू बैंकों पर एक बार के लिए आप यहाँ पर अपना अगर प्रॉफिट बनाया आपने तो उसको समेटें। खैर एक बार जरा 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक बार ट्रेंड देखिए आप जरा, ट्रेंड 4000 पर इस समय, और बहुत ही अपनी खुद की एक बेयर मार्केट में ट्रेंड इस समय, इसका 52 वीक लो की प्लेट फायर करेगा एक बार जरा ट्रेंड की, और इसका 52 वीक लो आई थिंक 3988 था। ऑब्वियसली आई थिंक कल ही लगा था ये, लेकिन आज फिर 4018 पर लगातार स्टॉक 52 वीक लो लगा रहा है इस समय पर। राजेश जी, यहाँ से भी और डिक्लाइन पॉसिबल है क्या ट्रेंड में? अनुज जी देखिए, चार्ट तो डेफिनेटली वीक ही है। इनफैक्ट बीच बीच में लगा था कि चलो रिलीफ रैली मिलेगी, लेकिन कोई रिलीफ रैली टिकते नहीं है, 10 DMA का रेजिस्टेंस ही ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा पोजिशनल व्यू ले, तो सपोर्ट कहाँ बनता है, तो है 3800-820 पे। तो यानी करंट लेवल से भी आप कह सकते हैं 200-250 पॉइंट का करेक्शन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अभी भी ड्यू है। तो अगर किसी की पोजीशन शॉर्ट साइड की है तो बने रहे, स्टॉप लॉस होगा 4150 का। जी हाँ, ये ठीक था ट्रेंड पे। और जाते जाते एक स्टॉक और दिखा दीजिए, अदानी पोर्ट्स। मल्टीपल टाइम इसका फेलियर यहीं पे आता है, 1530, 1520, 1525 क्रॉस करने में इसको मेरे ख्याल से लास्ट 1.5 महीने में, 1 महीने में इसने कम से कम 10 अटेम्प्ट लिए इसे क्रॉस करने के, लेकिन अगेन अ फेलियर। आज का इंट्राडे हाई था करीब 1521, कोलैप्स हो गया वहाँ से। खैर इस क्लोज को देखने चलते हैं, अब अनुज के पास पड़ी। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू, और अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं मार्केट की क्लोज। निफ्टी करीब करीब 90 पॉइंट नीचे 25,750 पर, बैंक निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट नीचे 58,900 पर, निफ्टी आईटी ये भी करीब करीब 1% नीचे रहा और 362 पॉइंट का डेंट यहाँ पर पड़ा। तो क्लियरली अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन थी। मिड कैप और स्मॉल कैप आज फिर लुढ़क गए। मिड कैप 1.25% नीचे था, स्मॉल कैप करीब करीब 1% के करीब नीचे रहा। इसके अलावा अगर आप देखें एडवांस डिक्लाइन, तो वो भी इस समय हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन था तो डिक्लाइंस के फेवर में ही। इसके अलावा आप देखते हैं ज़रा सेक्टोरल परफॉर्मेंस, सेक्टोरल लूजर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। जो सेक्टर्स नीचे थे उसमें कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी डिफेंस और निफ्टी रियल एस्टेट, यहाँ पर अच्छा खासा डेंट पड़ा। अब आते हैं सेक्टोरल गेनर्स पर। 2 ही हैं, लेकिन जो भी हैं देखते तो हैं। मेटल्स करीब करीब 0.4% ऊपर था और फार्मा 0.1% ऊपर था। चलिए निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे और सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको इंडिगो। आज फिर से लगातार लूजर्स में शामिल ये स्टॉक, 3% नीचे इंडिगो। आज का हमारा बिग स्टॉक भी था। इटर्नल में कुछ तो बिगड़ा है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से ये स्टॉक वन वे गिर रहा है आजकल। 3% नीचे था। ट्रेंट यहाँ पर भी 0.2% की गिरावट रही। अदानी एंटरप्राइजेस, भारती एयरटेल और JSW स्टील ये भी इस समय आपको गिरावट के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। गेनर्स में आयशर मोटर्स 0.2% ऊपर था। हिंडाल्को, HDFC लाइफ, टाटा स्टील, सन फार्मा और कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज थोड़े से गेंस दिखाए। लेकिन कुल मिलाकर कहना होगा कि मार्केट के लिए एक और थोड़ा सा टफ दिन, और अब तक तो ये हफ्ता जो है हमारे लिए काफ़ी ख़राब रहा है। बिल्कुल टफ डे अनुज, और अभी तो रात बाकी है, फेड की बात बाकी है। बट फेड की बात सुनने के लिए 12 बजे तक उठने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब मिलेंगे तो बात बदस्तूर होगी यहाँ पर। फेड ने जो किया उस पर हमें क्या करना है, रणनीति बनाएंगे। और कल सुबह फिर ये पूरा का पूरा पैनल 8 बजे मुनाफे की तैयारी में और सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में होगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।